कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू करना है बेटा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्लास। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बेटा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक बहुत ही बड़ा लॉ है। अगर मैं इसके सेक्शंस की बात करूं तो इसमें टोटल इसमें टोटल 266 इसमें टोटल 266 सेक्शन थे। इसमें टोटल 266 सेक्शन थे। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट जब बना था तो इसमें टोटल हेलो में दिक्कत है, इसमें दिक्कत है। हेलो 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 कम करिए। ठीक है ठीक है, चलिए। बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में टोटल 266 सेक्शंस थे जब ये बना था। अगर मैं इसको बाइफरकेट करूं तो जरा बोर्ड पे देखो, पहले 75 सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रोडक्शन बताते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कितने तरह का होता है, क्या होता है, कितने तरह का होता है, कैसे बनता है, कैसे खत्म होता है। कॉन्ट्रैक्ट की सारी इंट्रोडक्शन पहले 75 सेक्शंस में गिवन है। उसके बाद के सेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो 76 से लेके 123 ये बात करते थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की। अगर दो लोगों में कोई सेल हो रही है तो उसकी बात करते थे। मतलब अगर आप और मेरे में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मैंने आपको कोई सामान बेचना है, तो उसके लिए मुझे 76 से 123 फॉलो करना जरूरी था। लेकिन आप लोगों को तो नॉलेज होगा, इस सीरीज को डिलीट कर दिया गया था जब एक लॉ बन गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो इसका मतलब अब ये सीरीज अपने कोर्स में नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक सीरीज थी 124 से 147। ये बात करती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी के लिए मैं 124 से 147 रेफर करूंगा। एनी डाउट्स? क्या ये सीरीज अभी हमारे कोर्स में बचा है? यस सर, बिल्कुल पढ़ना है। इंट्रोडक्शन भी बचा हुआ है, क्या वो भी पढ़ना है? यस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है 148 से 181। बेटा, ये बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज से। कॉन्ट्रैक्ट की अगली सीरीज बात करती है बेलमेंट एंड प्लेज से। मेरा सवाल, इसके बाद अगली सीरीज आती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की। ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट का पूरा आपके सामने चार्ट बना दिया कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या है। ये भी हो गया। एक आखिरी सीरीज होती थी जिसका नंबर था 239 से 266। ये बात करती थी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप से। जब दो लोगों में पार्टनरशिप होती थी तो ये बड़ी सीरीज लगती थी। कोई बच्चा बताएगा? लेकिन अब ये सीरीज चल रही है या बंद हो चुकी है? क्योंकि इसकी जगह भी एक नया लॉ आ गया जिसका नाम था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जरा आप गिनना टोटल कितनी सीरीज थी और कितनी रह गई। इंट्रोडक्शन 1, यस, सेल 2, ये 3, 4, 5, 6। यस, 4, 5 और ये वाली सीरीज 6। 6 में कितनी सीरीज खत्म हो चुकी है बताओ? तो आप अपने पास कुल में लाके कितनी सीरीज है पढ़ने वाली? 4। सवाल, अब सीपीटी में बताना तुमने कुछ पढ़ा था? मैं बता देता हूं, सीपीटी में तुमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तुमने कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे बनता है,
कितने तरह का होता है, कैसे डिस्चार्ज होता है, ये पढ़ा था। इंट्रोडक्शन के 75 सेक्शन तुमने पढ़े थे। हां, सीपीटी में सेक्शन के नंबर लर्न नहीं किए थे, बट पहले 75 सेक्शन तुम्हें टीचर ने पढ़ाए थे। क्या बात क्लियर? अब तुम्हारे लिए सिर्फ 3 सीरीज नहीं है, 124 से 147 इंडेमनिटी गारंटी, 148 से 181 बेलमेंट प्लेज, 182 से 238 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अब मैं बात करता हूं आगे की, मेरे पढ़ाने का अप्रोच क्या रहेगा। इंट्रोडक्शन सीरीज के लिए मैंने बुक में या नोट्स में 12 चैप्टर्स डाले। इंट्रोडक्शन सीरीज के वो छोटे छोटे 12 चैप्टर्स, मेरी किताब या मेरे नोट्स के पहले 12 चैप्टर इंट्रोडक्शन पे हैं। बुक का या किताब नोट्स का 13th चैप्टर इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। बुक का 14th चैप्टर इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट प्लेज एंड 15th चैप्टर इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। टोटल 15 चैप्टर्स का लॉ है। पहले 12 चैप्टर सीपीटी वाले, 13th चैप्टर इंडेमनिटी गारंटी, 14th चैप्टर बेलमेंट प्लेज और 15th इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। मैं पहले इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ाऊंगा। किसी को डाउट? मैं पहले इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ाऊंगा। आप लोगों ने सीपीटी पढ़ा है या नहीं पढ़ा, डायरेक्ट एंट्री से है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इंट्रोडक्शन शुरू में नहीं पढ़ाता। इंट्रोडक्शन जिस जिसको करनी होगी उसको करना होगा। इट विल बी ऑप्शनल सीरीज। जिसको करना होगा वो बैठ जाएगा। जो कहेगा सर मैंने पढ़ रखा है, मुझे दोबारा नहीं पढ़ना, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंटीजेंट क्या है, वो बच्चा अपने आप कर लेगा रिवाइज। क्या बात क्लियर? मेरा सवाल आप जरा बोर्ड पे देखो, एक सिंपल सा डाउट। कितने चैप्टर बोला मैंने इंट्रोडक्शन में? मैं 12 चैप्टर काउंट करता हूं, आप भी गिनना जरा। पहला चैप्टर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था सीपीटी में। ऑफर एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट, 5 हो गए। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉइड एग्रीमेंट्स पढ़ा था। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 10। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हो गए 12 चैप्टर। ये वही 12 चैप्टर से शुरू करूंगा आज की क्लास में। मैं चैप्टर नंबर 13 नोट्स ऑफ बुक्स आपके पास अवेलेबल है। 124 से 147 की सीरीज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कैन आई प्रोसीड। लीजिए चैप्टर नंबर 13 से शुरू करेंगे क्लास। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। हां बेटा, यस। नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? दोनों वर्ड सेम लग रहे हैं या अलग अलग है? पहले कौन सी पढ़ते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। किसी ने सुना है कभी वर्ड इंडेमनिटी? वर्ड तो सुना होगा यहां बैठे बच्चों ने। बताना व्हाट इज इंडेमनिटी। किसी को कंपनसेशन देना, इंडेमनिटी की हिंदी भरपाई करना, अंग्रेजी कंपनसेशन देना। मैं तुम्हें कंपनसेट कर रहा हूं, इसका मतलब मैं तुम्हें इंडेमनिफाई कर रहा हूं। सेक्शन 124 समझाएगा इंडेमनिटी क्या होता है। आई रिपीट, सेक्शन 124 सिखाएगा इंडेमनिटी क्या होता है। शुरू करूं लॉ की भाषा में? 2 मिनट के बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा। तुम्हारे मतलब का या बुकेश? तुम्हारे मतलब का। मिस्टर ए की एक बीवी थी, एक बीवी थी, एक थी। पहले एक से तो शुरू करो। मिस्टर ए की एक बीवी थी, मिसेज ए, कोई बात। मिस्टर ए का अपनी बीवी के साथ भाई साहब ज्यादा अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। क्लास मिस्टर ए मिसेज ए की म्यूचुअल, फिर मैं एग्जांपल बुकिश दे दूंगा। बुकिश दे दूं? बुकिश भी देना बनता है, लेकिन पहले देसी। तुम्हारे को यह समझ ज्यादा अच्छा आता है। मिस्टर ए की एक बीवी मिसेज ए जनाब बनती नहीं थी। सच्चाई बात बोलूं तुम्हारी भाषा में, बनती नहीं थी। आए दिन लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा। एक दिन आराम से बीवी को बोला, बीवी साथ रहना है या नहीं रहना? तो बीवियां कौन सी कम है? कहती नहीं रहना। कहता चल फिर तलाक करते हैं। अब हमारे लॉ के कानून के हिसाब से अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट से तलाक करना है तो 1 साल अलग अलग रहना पड़ता है। इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग अगर आपको म्यूचुअल डाइवोर्स चाहिए, आपको भी नॉलेज होना चाहिए। हाँ, हाँ जी, अगर आपको म्यूचुअल डाइवोर्स करने तो यू विल हैव टू स्टे अपार्ट फ्रॉम ईच अदर फॉर। तो पति ने पत्नी को बोला साल अलग अलग रहते। कानून है ना बेटा, लॉ कहता है 1 साल अलग रहो, क्या पता कदर आ जाए एक दूसरे की। दोनों को अलग अलग रखा है 1 साल के लिए। 1 साल बाद दोबारा मिला। कहता है बीवी शर्म आई? वो कहती तुम्हें आई। कहता बड़ी बदतमीज है। कहती है
मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम्हारे बगैर ज्यादा सुखी हूं। कहता ला बाढ़ में जा, तूने नहीं रहना, मैंने भी नहीं रहना, चल तलाक लेती है। दोनों पहुंच गए बेटा कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट यहां पे, ठीक है, पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गए। जज साहब ने बोला हाँ जी, कहता सर तलाक चाहिए। मैडम से बोला सर तलाक चाहिए, 1 साल अलग अलग रह के देख लिया सर, नहीं रहना एक साथ। जज बोला जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा गाजी। जज बोला ठीक है भाई, मैडम को तलाक दे दिया जाएगा, पति को भी तलाक। मैडम हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग कुछ चाहिए, जायदाद, पति की प्रॉपर्टी कोई? बोली नहीं सर इसका कुछ भी नहीं चाहिए, ऐश करे जाए। मैडम ने पति से कुछ नहीं लिया, हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत बीवी चाहती तो कुछ ले सकती थी, कोई प्रॉपर्टी कोई जायदाद, बीवी ने कुछ नहीं लिया। जज साहब बोला तलाक। अब सवाल, इस बीच में एक बात और बतानी है, मिस्टर ए का बैंक में अकाउंट था, लेटर से बैंक को पीएनबी बैंक में अकाउंट था, पीएनबी बैंक के इस अकाउंट में मिस्टर ए के 10 लाख पड़ा था, ठीक है बेटा। इस अकाउंट की नॉमिनी मिसेज ए थी, इस अकाउंट की नॉमिनी मिसेज ए थी। क्या बेटा किसी को डाउट? लेकिन तलाक हो गया। अब बैंकिंग लॉ के अकॉर्डिंग नॉमिनी मिसेज ए है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर तलाक हो चुका है तो नॉमिनेशन वॉइड हो जाएगा, क्योंकि जब बीवी का तलाक हो गया तो बीवी का प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार रहेगा पति की या नहीं रहेगा? नॉमिनेशन वॉइड हो जाएगा। आप लोगों ने और लॉज में भी पढ़ी है ये बात। अब सवाल, मिस्टर ए बड़े खुश, जनाब बीवी तो निकल गई कोर्ट से। मिस्टर ए बोले मजा आ गया, अब आया मजा जिंदगी का। चल पड़े पटियाला हाउस कोर्ट से ना मंडी हाउस के लिए मेट्रो लेनी पड़ती, मंडी हाउस स्टेशन है पास में, वहां से मेट्रो लेनी पड़ती है। तो मिस्टर ए चलते चलते मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन की तरफ आ रहे थे, तो आते आते रास्ते में कौन मिल गया? लॉ मेकर। तो लॉ मेकर ने कहा मिस्टर ए को क्या बात है, आप तो बड़ा खुश लग रहे। कह रहा सर जान छूटी। लॉ मेकर बोले क्या हुआ? कहता सर तलाक दे दिया। जनाब लॉ मेकर ने तो इतना झाड़ लगाया। लॉ मेकर बोले क्यों तलाक दे दिया? सर जीना हराम कर रखा था सर मेरा। लॉ मेकर बोले किसकी बीवी जीना हराम नहीं करती? तो इसका मतलब यह हो गया कि तलाक दे दो। हाँ जी, इसका मतलब यह हो गया कि तलाक दे दो। कहता सर जनाब लॉ मेकर ने बड़ा झाड़ा। लॉ मेकर बोले यार एक बात बता, अगर लाइफ शांति से चलेगी तो क्या मजा आएगा, ये तो चलता ही रहता है, बात खत्म कर वापस ले आ। कहता सर फिर लानी है तो दूसरी लाऊंगा, उसको क्या करना लाके। लॉ मेकर बोले भाई वो तेरी मर्जी। मतलब लॉ मेकर ने कोर्ट से आते आते मेट्रो स्टेशन तक उस बंदे को दोबारा शादी के लिए मोटिवेट कर दिया। मंडी हाउस से, अब मुझे ना मेट्रो का रास्ता नहीं पता, आप लोग मेट्रो में ट्रैवल करते हो, ही इज कमिंग टुवर्ड्स यमुना बैंक। अब आप स्टेशन बताना। मंडी हाउस से ट्रेन पकड़ी, अगला स्टेशन प्रगति मैदान। प्रगति मैदान एक सुंदर सी लड़की आके मिस्टर ए के साथ बैठ गई। स्टेशन को आगे क्रॉस करवाओ, इंद्रप्रस्थ में। मिस्टर ए ने उस लड़की को बोला मुझसे शादी करोगी? अक्षय कुमार के स्टाइल में। हाँ जी। अगला स्टेशन कौन सा आया? यमुना बैंक में आके उस लड़की ने बोला कोई दिक्कत नहीं है। कमाल है, बड़ी जल्दी हो गया भाई साहब, क्रॉस करो। इधर किधर लक्ष्मी नगर आके दोनों उतरे। यहाँ पे सब कोर्ट का ऑफिस है, एसडीएम ऑफिस है, यहाँ पे दोनों गए एसडीएम ऑफिस में, कोर्ट मैरिज कर ली। अब दो मिसेज है, एक नई शादी हो गई तो नई बीवी आ गई। आप कंफ्यूज नहीं होना, दो मिसेज ए कंफ्यूज होने वालों इनके नाम रख देते हैं, मिसेज ए एक्स, मिसेज ए न्यू। पिछला बैच बोला इसका नाम रख दो मिसेज ए अमेंडेड या रिवाइज्ड। सीए के बच्चों से एक एक्सपेक्टेशन है। हाँ जी, मेरा डाउट। ओके, अब कहानी थोड़ी सी जनाब शादी हो गई, मिस्टर ए बड़े खुश, जनाब बड़े खुश। नई बीवी को बताया मेरा अकाउंट बैंक पर पीएनबी बैंक में मेरा अकाउंट है, 10 लाख पड़ा है। पुरानी बीवी नॉमिनी है लेकिन उसका नॉमिनेशन कैंसिल हो चुका होगा, तेरे को नॉमिनी बना दे। नई बीवी बोली बना देना। अचानक एक दिन मिस्टर ए को हार्ट अटैक आया और वो मर गया। अब अफसोस कर लेंगे बाद में, पहले आगे बात करते हैं। मिस्टर ए को हार्ट अटैक आया, वो मर गया। मिस्टर ए की बीवी कौन से वाली, नई वाली या पुरानी वाली? अब लॉ आप बताओ, हिंदू लॉ आपको भी नॉलेज रखते हैं आप भी। पुराने बैंकों के रिकॉर्ड में पुरानी बीवी का नाम है, लेकिन शादी के समय, इस समय शादी नई के साथ है, पैसा किसको मिलेगा? नॉमिनी पुरानी है लेकिन पुरानी का नॉमिनेशन वॉइड है, नई को पैसा मिलेगा एज अ नॉमिनी या एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव? बिल्कुल ठीक बात है। क्या बात सही है भाई साहब? जनाब नई वाली बीवी रोने धोने में बिजी हो गई, यार पति मरा, अगली का शादी को कितने दिन हुए। पुरानी वाली तो उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पहुंच गई बैंक, मेरे पति की डेथ हो गई। बैंक बोला ओहो मैडम बड़ी अफसोस हुई। कहती बाद में करियो, ये बता पैसे कितने हैं, ये बता पति के अकाउंट में पैसे कितने। बैंक बोला मैडम 10 लाख पड़ा है। बोली
क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए बता, नॉमिनी कौन है? अब बैंक के रिकॉर्ड में नॉमिनी याद करो किसका नाम था। बैंक बोला मैडम नॉमिनी एक्स है। एक्स तो मैं बोल रहा हूं ना, नाम होगा उसका कोई कमला देवी, बिमला देवी, शिमला देवी। बैंक ने नाम बोला तो बैंक ने नाम बोला। बेटा आप हंसाओ मत, फिर मैं कंसेप्ट एग्जांपल चेंज कर दूंगा। बैंक ने नाम बोला, बैंक ने बोला मिसेज एक्स। कहती मैं ही मिसेज एक्स हूं, डॉक्यूमेंट्स बता क्या क्या भरने पड़ेंगे, मुझे पैसा चाहिए। बैंक ने डॉक्यूमेंट्स मांगे, मैडम ने भर दिए। डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, कहती ले आऊंगी। और बोल जनाब डेथ का केस है, घर का कोई और वारिस खड़ा ना हो जाए कल को, बैंक बड़े सेफ रहते हैं। बैंक बोलते हैं 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एक इंडेमनिटी बॉन्ड बना के दे दो। इंडेमनिटी बॉन्ड मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी दे दो। अब सुनना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है। मैडम ने लिख के दिया, कौन सी वाली ने, न्यू ने या एक्स ने? क्या लिख के दिया जरा देखना, आई एग्री टू इंडेमनिफाई, आई एग्री टू इंडेमनिफाई बैंक फॉर एनी लॉस, फॉर एनी लॉस टू इट ड्यू टू माई कंडक्ट, साइन बाय मिसेज ए। बेटा न्यू या एक्स? बेटा 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे इसको बोलते हैं इंडेमनिटी बॉन्ड। बैंक वाले भरवाते हैं आपसे, डेथ का केस कभी भी हो ना किसी का, मैडम से भरवा लिया। मैडम ने सारे पेपर सबमिट कर दिए, ये भी सबमिट कर दिए, मैडम को 10 लाख रुपए दे दिए गए। मैडम 10 लाख लेके गायब। इधर डेथ को हफ्ता 10 दिन हो चुके थे, कौन सी वाली बीवी फ्री हो गई थी। अब नई वाली बैंक पहुंची, बैंक मेरे पति की डेथ होगी। बैंक बोला कितनी आ गई भाई? बैंक बोला मैडम 10 दिन पहले आई थी उसकी तो बीवी। कहती है बीवी तो मैं हूं, उसका तो तलाक हो गया था। बैंक बोला मैडम मुझे क्या पता तलाक हो गया था, नॉमिनी तो वही है। बोली चल बे चल, नॉमिनी वो हो ही नहीं सकती, उसका नॉमिनेशन तो कैंसिल हो जाएगा, उसका तो तलाक हो गया। बैंक बोला मैडम मुझे नहीं पता, मैं पैसे एक बार दे चुका हूं। किसको? मैंने गुड फेथ में पे किया, मुझे नहीं पता। मैडम बोली कोई बात नहीं, कोर्ट चल। मिसेज ए न्यू ने बैंक पे केस करा। शॉर्ट में बात करना, हम ऑलरेडी टॉपिक को खींच चुके हैं। क्या मैडम हारेगी या जीत जाएगी? आवाज नहीं आई। मैडम जीत जाएगी, क्योंकि मैडम नॉमिनी नहीं है बट शी इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। से यस और नो? मैडम को पैसा मिलेगा। जज साहब बोले हाँ जी। बैंक बोला सर पुरानी लेगी। जज बोला तेरा दिमाग खराब है, तूने बैंक पता नहीं करा उसकी कौन सी बीवी, आसपास के लोगों से पता नहीं करा, घर के आसपास भेजता किसी को, बैंक वाले एम्प्लॉय को पता करके आते कि कितनी बीवी है, तो राशन कार्ड मंगवाता, देखता कि प्रेजेंट बीवी कौन सी है। तूने जल्दबाजी में पेमेंट कैसे दे दी? दोबारा दे पैसे। किसको दे, ओल्ड को दे या नई को दे? मैडम प्रिंसिपल ले लो 10 लाख। मैडम और कुछ? कौन बोला? जज साहब बोले मैडम और कुछ? सर इंटरेस्ट। मैडम को डैमेजेस दे, डैमेजेस मतलब इंटरेस्ट दे। लेटर से इंटरेस्ट था 1 लाख। मैडम और कुछ? सर लीगल एक्सपेंसेस, कॉस्ट, मैंने शॉर्ट में लिखा कॉस्ट कितना? मैडम सर 50,000। और मैडम को लीगल एक्सपेंसेस दे, लॉयर्स का खर्चा वगैरह पे कर। बस मैडम और कुछ? नहीं सर। 11,50,000 दे मैडम को। बैंक की शक्ल बन गई। क्या बैंक को पुरानी को देना पड़ा या नहीं को देना पड़ा? इसका मतलब पुरानी ने धोखा दिया था। क्या पुरानी की वजह से लॉस हो गया? क्या पुरानी ने लिख के दिया था मैं लॉस की भरपाई करूंगी? जरा याद करो, क्या पुरानी ने लिख के दिया था? अब बताओ कौन किस पे केस रिवर्स मारेगा? अब बैंक मारेगा। बैंक वर्सेस मिसेज ए, मिसेज ए एक्स। बैंक बोला सर चीटिंग है। मैडम बोली सॉरी सर, सर मुझे लगा नॉमिनी मैं हूं, मुझे मिलेगा। बैंक बोला सर इसका दिमाग खराब हो गया, इसने हमें बताया नहीं कि इसका तलाक हो चुका है। बैंक बोला सर इसके चक्कर में मेरे को नई वाली को इतना सारा सामान देना पड़ गया। ओए मैडम को कंपनसेट कर, मैडम बैंक को वापस करो। मैडम क्या देगी? सर मैंने 10 लाख लिया था, ले लो सर वापस। बैंक बोला 10 लाख किसको दे रही है? तूने मुझे लिख के दिया है कि जो मेरा नुकसान होगा तू सब देगी। अब तू देख मैं तेरे से क्या करूंगा, रुक जा, तू सम तो लेगा। अब बताओ डैमेजेस। तेरे चक्कर में मैंने उसको 1 लाख रुपए इंटरेस्ट दिया है, बोलो यस या नो? मुझे भरपाई कर। तेरे चक्कर में मेरा कॉस्ट 50,000 उसको दिया और 2 औरतों से केस लड़ने का मेरा खुद का 1 लाख लगा। 50,000 तो मैंने उसको दिया है, 1 लाख मेरा, मेरे को नहीं पता, मुझे 11,50,000 नहीं बल्कि। मैडम की शक्ल बन गई। सर मैंने 10 लाख ही तो लिए थे। कौन बोली? मैडम आपने लिख के दिया था कि आप बैंक को सारे लॉस की भरपाई करोगे, तो उसका जो भी लॉस होगा आपको पे तो करना। अब बताओ क्या मैडम को देना पड़ेगा 12,50,000?
अपने को बात समझ आ गई। तो अब मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्या मैं बोल सकता हूं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक इंसान दूसरे को प्रॉमिस करता है कि मैं तेरे को कंपनसेट करूंगा? यस, मेरा सवाल, मेरा डाउट, क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक इंसान दूसरे को प्रॉमिस करता है कंपनसेट करने का? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको किसी को कंपनसेट का वादा करना हो तो मैं बोलूंगा आप उसके लिए क्या बनाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सर ये तो मैंने खींच दिया टॉपिक को, अब मैं आपसे प्रिसाइज बात करूंगा, ध्यान से सुनना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में किसी के नुकसान की भरपाई होती है। क्या बात क्लियर? सर जी एक बात याद रखना, जो प्रॉमिस करेगा कि मैं कंपनसेट करूंगा, जिसे आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, जिसको आप प्रॉमिसर बोलते हैं, मैं उसे बोलूंगा इंडेमनीफायर। जो प्रॉमिस करेगा उसे मैं बोलूंगा इंडेमनी, कि मैं कंपनसेट कर दूंगा। जिसे कंपनसेट किया जाएगा उसे बोलेंगे इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर। यस क्लास जी फॉर्म में आ जाओ, मैंने कुछ बोला बोर्ड पे देखो, आपको समझ आई मेरी बात? जो कंपनसेट करेगा, प्रॉमिस करेगा मैं भरपाई करूंगा, वो इंडेमनीफायर। जिसे प्रॉमिस किया जाएगा वो इंडेमनिटी होल्डर। कोई बच्चा बताएगा मेरे एग्जांपल में बैंक ने मैडम को प्रॉमिस किया था कंपनसेट करने का, या मैडम ने बैंक को प्रॉमिस किया था? मिसिस न्यू ने प्रॉमिस किया था या मिसिस एक्स ने प्रॉमिस किया था? तो बताओ इंडेमनीफायर कौन और इंडेमनिटी होल्डर कौन? मिसिस ए एक्स इंडेमनीफायर और बैंक क्या बन गया? इंडेमनिटी होल्डर। क्या मेरे बच्चों को इतनी सी बात क्लियर? अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं, क्लास लॉस किसकी वजह से होता है? मैं तुझे वादा करता हूं तेरा जो नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं करूंगा। मुझे आंसर चाहिए लॉस किसकी वजह से होगा? ऑप्शन 1 इंडेमनीफायर की वजह से, ऑप्शन 2 किसी थर्ड पर्सन की वजह से। पहले इंडेमनीफायर का एग्जांपल देना दोबारा से। क्या मैडम ने बोला था तेरा जो भी नुकसान मेरी वजह से होगा उसकी मैं भरपाई करूंगी? इस कहानी को अगर आपने ध्यान से सुना, बैंक का जो भी नुकसान हुआ क्या मैडम एक्स की वजह से हुआ? और मैडम एक्स ने कहा था मैं भरपाई करूंगी। याद करके बताओ मैडम एक्स इंडेमनी होल्डर है या इंडेमनीफायर है? मैडम एक्स इंडेमनी, क्या मैडम एक्स की वजह से ही लॉस हुआ? तो मैं बोलूंगा आपको जो मैंने एग्जांपल दिया वो इसका था। बोलो यस या नो। मैंने जो एग्जांपल दिया वो इसका था। मैं इसके 2 एग्जांपल और देना चाहूंगा लेकिन शॉर्ट में। क्या मैंने कहना है प्रोसीड? क्लास मुझे आंसर चाहिए। मैं इसका एग्जांपल और दे रहा हूं। मेरा शेयर सर्टिफिकेट खो गया, मैंने कंपनी को बोला कंपनी मुझे नया शेयर सर्टिफिकेट चाहिए। कंपनी बोली अश्मीत सिंह हम तेरे को नया शेयर सर्टिफिकेट दे देंगे, क्या तू सच बोल रहा है खोया है? मैंने कहा कंपनी सच बोल रहा हूं। कंपनी बोली लिख के दे कि हम तेरे को डुप्लीकेट सर्टिफिकेट देते हैं और इस चक्कर में कोई फ्रॉड होता है या हमारा कोई नुकसान तो तू भरपाई करेगा। मैंने कहा मैं कर दूंगा, मैंने लिख के दिया है। अगर मैंने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लिया है आपसे और इस चक्कर में आपका कोई नुकसान हो रहा है मेरी वजह से तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। याद रखना इंडेमनिटी में मैंने 2 एग्जांपल दिए, कंपनी का एग्जांपल, बैंक का एग्जांपल। रेलवे का एग्जांपल देता हूं, बहुत छोटा सा है दोबारा से। रेलवे से सामान बिल्टी, सुने बिल्टी, रेलवे को से सामान दिल्ली से बाहर भेजा है। रेलवे से पर्ची मिलती है, पर्ची ले ली, पर्ची को बोलते बिल्टी। मैंने पर्ची ले ली, पर्ची पे सिर्फ सामान का नाम लिखा होता, पार्टी का नाम नहीं लिखा होता। एग्री? मैंने पर्ची लेके अपने दोस्त को देनी है ताकि वो इलाहाबाद में सामान उतार ले। दिल्ली से इलाहाबाद सामान भेजा, मेरे से पर्ची खो गई। किसी को डाउट? मेरे से पर्ची खो गई। मैं पहुंच गया जनाब कहां पे बताओ? मेरे से पर्ची खो गई। मैंने कहा यार पर्ची तो मिल नहीं रही, पर्ची तो मिल नहीं रही, बिना पर्ची के तो साहब दिक्कत हो जाएगी। साहब मैं किसके पास पहुंच गया? मैंने कहा रेलवे, मेरे से पर्ची खो गई है, प्लीज मेरा सामान मुझे दे दे। रेलवे बोली ऐसे तो नहीं देंगे। मैंने कहा मैं सच बोल रहा हूं मेरी पर्ची खो गई, मेरा सामान है। रेलवे बोली ठीक है लेना है तो क्या लिख के दे दो? तुम झूठ मत बोलना। मैंने लिख के दे दिया इंडेमनिटी बॉन्ड। जनाब क्या मैं असली मालिक था? अब वो पर्ची जिसके भी हाथ लगेगी क्या वो रेलवे की वाट लगा सकता है? मान लो पर्ची किसी थर्ड पार्टी के हाथ में लगी, सोच के बोलना। उस थर्ड पार्टी ने रेलवे को बोला रेलवे सामान का है। रेलवे बोला वो तो अश्मीत सिंह ले गया। कहता कैसे ले गया? पर्ची मेरे पास है। क्या रेलवे को भरपाई मुझे देनी पड़ेगी या उसको देनी पड़ेगी? क्योंकि पर्ची किसके पास है, मेरे पास या उसके पास? रेलवे ने उसको भरपाई कर दी। सोच के बोलना नुकसान किसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से या मेरे चक्कर में? तो क्या मुझसे भरपाई लेगी? बेटा बताओ।
इंडेमनिटी में जब भी नुकसान इंडेमनीफायर की वजह से होगा आपको भरपाई मिलेगी। क्या बात क्लियर? यू नीड मोर एग्जांपल्स ऑन दिस पॉइंट या कैन आई मूव टू सेकंड पॉइंट? क्या थर्ड पार्टी की वजह से भी नुकसान हो सकता है? एक एग्जांपल, आवाज नहीं आई? एक एग्जांपल, थर्ड पार्टी की वजह से नुकसान हो सकता है, सोच के बोलना। ए बोला बी को, बी तो सी से केस लड़, तू सी से केस लड़, अगर तू हारा तेरा जो खर्चा होगा मैं दूंगा, जा तू लड़ केस। बोलो, तू सी से केस लड़। दरअसल हुआ क्या, बी ने लोन लिया था सी से 2000 रुपए का, बी ने सी से लोन लिया था, बी लोन वापस है, तो बेटा कौन बी की वाट लगाएगा? जरा सोच के बोलो। सी लगाएगा। ए बोला टेंशन मत ले, लड़ उससे केस, अगर तू केस हार गया तेरे को 2000 देने पड़ेंगे, तेरे 2000, जा तू केस लड़। ए के कहने पे बी और सी से केस लड़ रहा है। दरअसल कौन गलत था, बी गलत था या सी गलत था? बी गलत था। बी ने पैसे वापस करने थे सी के, वो दे नहीं रहा था, सी ने केस कर दिया, सी केस जीत गया। ए ने कहा था बी तू घबरा मत, तू केस लड़, सी केस जीत गया। कोर्ट बोला सी 2000 पे वापस, बी सी के 2000 वापस करो और साथ में, आवाज नहीं आई, इंटरेस्ट दो। सर जी ये सब कुछ किसको देने को बोला जज साहब ने? बी किससे लेगा बेटा? बोलो, ए से। कोई बच्चा बताएगा? आराम से सोच के, जल्दबाजी नहीं करना। किसने किसको वादा किया था कंपनसेट करने का? ए ने बी को। कौन इंडेमनीफायर, कौन इंडेमनिटी होल्डर? ए इंडेमनीफायर, बी इंडेमनिटी। क्या नुकसान जो हुआ है वो इंडेमनीफायर की वजह से हुआ है? आवाज नहीं आई? या किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ? आवाज नहीं आई? यहां पे ए और बी की वजह से तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, नुकसान तो सारा सी की वजह से हुआ। क्या बात क्लियर? सर क्या सी ने केस का, क्या इंडेमनिटी में एक सिंपल सी बात, जो भी लॉस होगा किसकी वजह से होता है? पहली बात इंडेमनिटी में सिर्फ इंडेमनीफायर के लॉस की भरपाई नहीं होती, अगर किसी तीसरे बंदे की वजह से भी कोई नुकसान हो रहा है तो ए और बी में नुकसान ए की वजह से हुआ, बी की वजह से हुआ, या सी जीत गया इस वजह से नुकसान हो गया? सी जीत गया। क्या मेरी बात समझ आई? व्हाट एम आई ट्राइंग टू कन्विंस? सिर्फ छोटी सी बात, इंडेमनिटी में लॉस जब भी हेलो, हाँ जी बेटा, मेरा सवाल। बच्चे मेरी बात पे एक छोटा सा बात को सुनना। दरअसल एक बच्चा मुझे बोला, कहता सर क्या इंश्योरेंस भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है? क्या इंश्योरेंस कंपनी हमसे वादा करती है कि तुम्हारा जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हम कर देंगे? सोच के बोलो। इंश्योरेंस कंपनी क्या हमसे वादा करती है कि तुम्हारा जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हम कर देंगे? यस और नो? तो क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? मैंने जवाब नहीं दिया। क्लियर? क्यों नहीं दिया जवाब? आप डेफिनेशन पढ़िए, आपको आपका जवाब खुद मिल जाएगा। पढ़ो मेरे साथ डेफिनेशन, क्या लिखता है? व्हाट इज इंडेमनिटी? सब बच्चे ध्यान से नोट्स में से पढ़ रहे हैं। व्हाट इज इंडेमनिटी? इंडेमनिटी इन सिंपल वर्ड मीन्स, इन अदर वर्ड्स, टू इंडेमनीफाई मीन्स टू प्रोटेक्ट और फ्रॉम इनकरिंग अ, ये तो सिंपल मीनिंग हो गया। डेफिनेशन पढ़ो। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव दी, सर क्या ए बी को प्रॉमिस कर रहे हैं मैं तेरे को सेव करूंगा फ्रॉम लॉस कॉस्ट टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ, चाहे मेरी वजह से लॉस हो, और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। दोस्तों मेरी बात पे ध्यान दो, बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ, चाहे मेरी वजह से नुकसान हो, और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। कोई बच्चा इस एग्जांपल को ध्यान से देख के बताएगा, कंपेयर करके? दोबारा पढ़ेगा लाइन और इस एग्जांपल से कंपेयर करेगा। ये बोले से अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव दी अदर। बताओ वन पार्टी कौन है? किसको सेव करने की बात कर रहे? क्या ए बी को सेव करने की बात कर रहे? फ्रॉम लॉस कॉस्ट टू हिम। अगेन हिम किसके लिए आया? कोई बताएगा? बी के लिए। बाय द कंडक्ट ऑफ बी, तेरा जो नुकसान मेरी वजह से हुआ, हिमसेल्फ, प्रोमिसर हिमसेल्फ मतलब ए, एग्री, और बाय द कंडक्ट ऑफ, या फिर बी तेरा जो नुकसान सी की वजह से वो उसकी भरपाई भी मैं करूंगा। क्या बात क्लियर? डेफिनेशन से बताओ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में ए, इस एग्जांपल में ए क्या था और बी क्या था जरा बताना।
ए था इंडेमनीफायर और बी था इंडेमनिटी। मुझे आंसर चाहिए, क्या नुकसान ए की वजह से ही होगा या किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है? अब आपको यह बात याद रहेगी। मुझे एक एग्जांपल चाहिए, नोट्स पढ़ लिए। अब इंश्योरेंस की बताओ, क्या इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ लॉस, सोच के बोलना, इंश्योरेंस कंपनी जो नुकसान की भरपाई करती है, कौन सी इंश्योरेंस का एग्जांपल लूं? कार की इंश्योरेंस का ले लूं? बताना कि कार इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देती है वो लॉस किसकी वजह से होता है? बाय द, एक मिनट, मैं इंश्योरेंस कंपनी का डायग्राम बना सकता हूं? एग्री? मैंने कार इंश्योरेंस कंपनी को बोला मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला अश्मीत सिंह आओ कर देती है। इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे वादा किया अश्मीत तेरी कार का कोई लॉस होगा उसकी भरपाई हम करेंगे, डन? सोच के बोलना, क्या मेरी कार को लॉस, ऑप्शन 1 मेरी इंश्योरेंस कंपनी की वजह से होगा? प्रॉमिसर कौन है? क्या मेरी कार को लॉस इंश्योरेंस कंपनी की वजह से होगा? ऑप्शन 2 क्या किसी थर्ड पर्सन की वजह से होगा या किसी नेचुरल कैलामिटी से भी हो सकता है? हमारी कार को नुकसान 2 वजह से हो सकता है, या तो थर्ड पर्सन की वजह से या फिर किसी, क्या आप इस बात से सहमत हो? इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में लॉस जो भरपाई होती है या तो प्रॉमिसर की वजह से होना चाहिए या किसी, क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नेचुरल कैलामिटीज की एग्जांपल को एक्सेप्ट करती है या नहीं? आप बताओ। नो। डेफिनेशन आपने पढ़ी ना अभी, 2 तरह के लॉस लिखे हैं, लॉस कॉज बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर हिमसेल्फ और लॉस कॉज बाय एनी अदर। यानी कहना है से इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है एज कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, क्योंकि इसमें नेचुरल कैलामिटीज की लॉसेस की भी भरपाई की जाती है। बोलो यस या नो? तो इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या नो सर? नो सर, क्योंकि उसमें हर तरह की लॉस की भरपाई होती है, लेकिन हमारे लॉ कॉन्ट्रैक्ट में तो सिर्फ 2 तरह के लॉस, चाहे वो प्रॉमिसर की वजह से हो या फिर वो किसी अदर पर्सन की वजह से। क्या बच्चों क्लियर है बात? थर्ड पार्टी का एग्जांपल कोई भी ले ले यार, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कोई भी एग्जांपल ले लो। एक बच्चे का डाउट है थर्ड पार्टी पे, कोई एग्जांपल दोबारा देना। मैं आपको बोलता हूं अरे भाई तू क्यों डरता है, तेरा कोई नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं कर दूंगा, तू कर उसके साथ काम। तुम्हारे को किसी से पार्टनरशिप करनी है, तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारा पैसा डूब, तो मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूं यार, तू पार्टनरशिप कर, तेरा कोई नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। आपको मैंने मोटिवेट करना है। जब कोई इंसान किसी को मोटिवेट करता तो कैसे बोलता है, यार तू करना, तू क्यों डरता है, तेरा जो नुकसान होगा, अब वो नुकसान जरूरी है मेरी वजह से हो, किसी की भी वजह से हो सकता है, तू क्यों टेंशन लेता, तू लड़, तेरा जो नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। क्या मेरे बच्चों क्लियर? मैं हिंदी में बोलता हूं, दोबारा नहीं बोलूंगा, मैं 4 बार बोल चुका हूं। पहला पॉइंट, तेरा नुकसान मेरी वजह से होगा तो भी मैं कंपनसेट करूंगा, तेरा नुकसान किसी की भी वजह से हुआ उसकी भरपाई मैं करूंगा। जवाब चाहिए। मेरा पहला एग्जांपल, मिसेस ए वाले एग्जांपल में बैंक का लॉस किसकी वजह से हुआ था? क्या मिसेस ए यानी क्या प्रॉमिसर की वजह से हुआ था बैंक का नुकसान? यस और नो? आवाज नहीं आई, कुछ पढ़ा, समझ आया कुछ? 2 तरह के लॉस की बात करी। बेटा पर्पस पे आ जा, क्यों किए जाते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट? जल्दी से रैप अप, कब टाइम वेस्ट कर दिया हमने बहुत। इट इज एंटर्ड इनटू विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द प्रॉमिसी अगेंस्ट, यार मुझे ये नहीं समझ आया एंटीसिपेटेड लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस हो गया या होने वाला है? जो होगा फ्यूचर लॉस, उसकी भरपाई हम कर देंगे। आगे बढ़। पार्टीज कितनी पार्टीज? 2। द पर्सन हु प्रॉमिसेस टू मेक द गुड द लॉस इज कॉल्ड, द पर्सन हुज लॉस इज टू बी मेड गुड, जिसके नुकसान की भरपाई होनी है, इज कॉल्ड इंडेमनिटी। लास्ट पॉइंट समझाओ क्या आया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मस्ट सेटिस्फाई ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी being a species of contract must have all the essential elements of a, सर ये स्पीशी का मतलब क्या होता है? स्पीशी टाइप। क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सीपीटी के सारे जर्नल पॉइंट्स एप्लीकेबल होंगे? सोच के बोलना, दोनों पार्टीज मेजर होनी चाहिए। आवाज नहीं आई? कंसेंट फ्री होना चाहिए। क्या इंडेमनिटी किसी लॉफुल चीज के लिए होनी चाहिए? तू ड्रग्स खरीद, डर मत, तू पकड़ा जाएगा, भरपाई हम कर देंगे। अब क्या मैं अनलॉफुल बातें कर रहा हूं आपके साथ? यानी सीपीटी के सारे एसेंशियल्स होने चाहिए जो आपने कभी सीपीटी में पढ़े थे। कैन वी प्रोसीड? चल नीचे मूव करती है, जल्दी से आओ। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट फुल्ली कवर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जवाब चाहिए। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट फुल्ली कवर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। फॉल्स या ट्रू? सर ऐसा क्यों आप बोलोगे? बिकॉज इंश्योरेंस में हर तरह के लॉस की भरपाई होती है। आंसर लिखे पीछे वाले पेज पे, आंसर गिवन नहीं है इसके नोट्स के अंदर। इज इट ओके? लिखना इसका एग्जाम्पल का आंसर। ट्रू।
contract of insurance, contract of insurance is wide as compared to contract of indemnity. Contract of insurance is wide beta, WID. Contract of insurance is wide as compared to contract of indemnity, since it covers various kinds of loss. Since it covers various kinds of loss, that is loss because of any person, that is loss because of any person, repeat, that is loss because of any person, loss because of any person, comma, loss because of natural circumstances, loss because of natural calamities कर लो, loss because of natural calamities, etc. Loss because of natural calamities, etc. Full stop. Whereas contract of indemnity covers, हाँ बेटा बोलो, contract of indemnity covers only loss because of promisor or any other person. बेटा नोट नहीं कर रहे आप, covers loss because of promisor or any other person, loss because of promisor or any other person. ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया? ये 1 या 2 नंबर में आया था. कैन आई प्रोसीड? हाँ जी, चला जाए आगे. क्वेश्चन नंबर 2. 1 मिनट बेटा. A contract to save B against the consequence of any which C may take against B in respect of certain sum of rupee. किसी को क्वेश्चन समझ आया? दरअसल किसने किसके पैसे देने, डायरेक्ट क्वेश्चन में बताओगे? सोच के बोलो. A contract to save B against the consequence of any proceeding which C may take against in respect of certain sum of rupee. कोई बच्चा समझाएगा? लगता है बी ने सी के 500 रुपए चुकाने और वो चुका नहीं रहा, इसलिए सी बी की बात लगाएगा. और इन्हें क्या बोला? घबरा मत. बताओ, क्या यही मैंने अभी एग्जांपल में बताया था? तो बताइए. दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. ठीक है. इसके बाद इस पर टिक लगा के क्या मैं एग्जाम में इसकी डेफिनेशन छेप दूंगा? यहां पे 1 नंबर में भी अगर ये आया तो इतना टिक नहीं लगाना, टिक लगा के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की डेफिनेशन छेपनी है. ओवर. सर पेज को टर्न करो, पेज नंबर 2. राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर. ओ शिट्स यार, इंडेमनिटी होल्डर किसको बोलते हैं यार? आवाज नहीं आई. जिसको प्रॉमिस. इसकी राइट्स क्या है? एग्जांपल याद करके बताओ कि मेरे एग्जांपल में मिसेज ए क्या थी, याद करना. इंडेमनीफायर थी. और बैंक क्या था? याद करो, बैंक ने क्या क्या लिया था मैडम से, याद करके बताओ. क्या मैडम ने अपना सम रिकवर किया था 10 लाख? याद करो. कितना था सम बेटा बोलो? क्या बैंक ने 10 लाख रिकवर किया था मैडम से? क्या बैंक ने इसके अलावा मैडम को बोला था मुझे डैमेजेस के रूप में इंटरेस्ट चाहिए 1 लाख, और मेरा लीगल कॉस्ट उसको 50,000 दिया और खुद का मुझे 12,50,000 चाहिए? याद है? यही लिखा है, जरा पढ़िए. राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, यानी मेरे एग्जांपल में बैंक. पढ़ो. राइट टू रिकवर डैमेजेस. डैमेजेस माने इंटरेस्ट. ही इज एंटाइटल्ड. ही किसके लिए आ रहे हैं? ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल डैमेजेस. बेटा ध्यान से पढ़िए, आपका ध्यान नहीं है नोट्स में. इज एंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल डैमेजेस विच ही मे कंपेल्ड टू पे. बच्चे ये लाइन समझ नहीं आई. ही मे कंपेल्ड टू पे. बैंक ने किसको पे किया था? याद करो. क्या ये जब 1 लाख के डैमेजेस बोर्ड पे नजर आ रही है बैंक के खुद के, या बैंक ने दही को दिए थे? आवाज नहीं आई. तो क्या लिख लो? कंपेल्ड टू पे का मतलब जो उसने न्यू को पे किए थे. यस, मेरा डाउट. ओके, 1 मिनट. राइट टू रिकवर कॉस्ट. कैन आई प्रोसीड? कॉस्ट में क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा, लीगल एक्सपेंसेस. बोर्ड पे देखना, लीगल एक्सपेंसेस 2 तरह के हुए होंगे. जरा देखो, 50,000 और 1 लाख में क्या फर्क है जरा बताना. 50 उसको दिए थे, 1 लाख हमारे खुद के हुए. 1 मिनट दोबारा बोलो. 50 केस में बचने के हुए थे और 1 लाख केस लड़ने के लगे. दोबारा बोलना, दोबारा बोलना. 50,000 तब लगे थे जब नहीं, मैं गलत बोला. 50 तो हमने उनको पे किए. यस. उसके अलावा 1 लाख में क्या क्या आया बताओ?
1 लाख में जो 1 लाख आगे लिखा है मैंने, उसमें हमने 2 केसेस करे, एक उनसे बचाया है और एक हमने उनके ऊपर किससे बचे और किस पे किया, न्यू से डिफेंड किया था, और इस पे एक्स पे केस। जरा पढ़ना क्या क्या है। ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल कॉस्ट रीजनेबली इनकर्ड, बेटा रीजनेबली इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग सच, जो अपना खर्चा ब्रिंगिंग या डिफेंडिंग में है वो रिकवर करेगा। यानी यहां पे सच्चाई बोलूं सिर्फ 1 लाख की बात कर रहा है, 50,000 की बात नहीं कर रहा। रीजनेबली इनकर्ड इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग दिस सूट, सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं। रीजनेबली इनकर्ड इन ब्रिंगिंग, और ब्रिंगिंग का मतलब केस करने का, डिफेंडिंग का मतलब अपने आप को जो खर्चा आया। क्या वो तो 1 लाख इसका अपना आया था, क्या 50,000 इसका अपना था, या वो तो इसने, क्या मैं बोल सकता हूं वो 50,000 यहां पे मेंशन नहीं किया गया कॉस्ट के अंदर, कहीं ना कहीं उसको डैमेजेस के अंदर कवर कर लिया गया होगा, क्योंकि डैमेजेस की लाइन में लिखा था ही इज टू पे ऑल, ऊपर जाओ, ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल। क्या इस डैमेजेस में बोर्ड पे देख के बताओ 1 लाख के डैमेजेस आए होंगे और 50,000 का ब्याज आया होगा जो हमने उनको दिया होगा? क्या ये डैमेजेस को अंडरलाइन करके लिख लूं 1 लाख प्लस 50,000? यस सर, आपने फिर गलत लिखा है बोर्ड पे, बताओ। मैंने गलत नहीं लिखा, मैंने उनको सेग्रीगेट इस तरीके से किया। नोट्स में किस तरह से सेग्रीगेटेड है? नोट्स में लिखा है डैमेजेस वो है जो आपने उनको दिए, कॉस्ट वो है जो आपकी खुद की लगी है। क्या बात क्लियर? बोर्ड पे देख के बताओ, हमने 1 लाख उनको डैमेजेस दिए, बोर्ड पे देखो, कि 50,000 उनको लीगल खर्चा भी दिए। तो ये दोनों चीजें नोट्स में क्या बन गई जरा बताइए? ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल डैमेजेस। ऑल डैमेजेस में क्या आएगा जरा बताओ? 1 लाख प्लस सेकंड, ही इज सेकंड राइट टू रिकवर कॉस्ट, ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल रीजनेबली इनकर्ड और इन ब्रिंगिंग और सच सूट। क्या बात क्लियर? इसमें क्या आएगा सर बताइए? नीचे वाला 1 लाख, ये देखिए ना, ये वाला आएगा ना इसमें, ये दोनों ऊपर वाले में चले जाएंगे। क्या बात क्लियर? नीचे चलिए, तीसरा क्या आया है? राइट टू रिकवर सम। कितना सम था कोई बताएगा? ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल दी विच ही मे हैव। यार समझ नहीं आया, पे किसको पे किया था? क्या पहले न्यू को पे करके आया है? बताओ। ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल सम विच ही मे हैव अंडर द टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी। यार एक तो मुझे ये वर्ड नहीं समझ आ रहा, स्यूट 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 बोलते हैं केस को, जिस केस में आपने जो भी सम दिया था आप रिकवर कर लेना इनसे। क्या बात क्लियर है? क्या आपको राइट समझ आ गई? इसका सेक्शन लिख लो 125 बेटा, आराम से इसका सेक्शन लिख लो 125। बच्चे डाउट में नहीं रहना, मुझसे जो बोलोगे मैं रिपीट कर दूंगा। एक बार फिर बोलो कि डैमेजेस में क्या क्या आएगा जो हमने उनको पे किया, कॉस्ट में क्या आएगा जो हमारा खुद का लगा, और सम में जो टोटल प्रिंसिपल था। क्या बात क्लियर? हमने उनको कितना कॉस्ट पे किया? 1.5 लाख। हमने उनको डैमेजेस कितना पे किया है, और हमारी खुद की कॉस्ट कितनी लगी? 1 लाख। डन। मेरे बच्चों को इंडेमनिटी में कोई सवाल नहीं होना चाहिए, नहीं है। 1 मिनट लगाओ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की डेफिनेशन को लर्न करो और पार्टीज के नाम लर्न करो एक एक लाइन में, और राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर की हेडिंग लर्न करो। सिर्फ 1 मिनट है आपके पास, बहुत ईजी है लैंग्वेज। बोलो बेटा, आप अपना डाउट बोलो, बाकी लोग लर्न कर रहे हैं प्लीज। जी बिल्कुल समझाया था। हाँ ठीक है सर, हमने बोला लॉस की भरपाई करेंगे, इसमें कहीं ये नहीं लिखा गेन रिकवर करेंगे। हाँ ठीक है, एक्सपेंसिव वो रिकवर करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल। उसका जो भी खर्चा होगा ए की वजह से, ए ने कहा था ना कर ले तू, तो करेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये जरूरी है कि हम हारेंगे तभी रिकवर करेंगे, हम जीते तब भी तो खर्चा हमारा हुआ है। अगर खर्चा सी ने कोर्ट ने बोला सी को, सी तुम हारे हो, तुम भी को कंपनसेट कर दो खर्चा, तब नहीं करेगा। Please be fast.
बोल पाओगे? आपने डेफिनेशन लर्न करनी थी, पार्टीज की लाइनें लर्न करनी थी दोनों, और राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर की तीनों हेडिंग लर्न करनी थी। हो गया हो तो शुरू करें। हाँ बेटा, कैन आई प्रोसीड? जल्दी, नहीं हुआ अभी तक लर्न? सब बोलोगे मेरे साथ एक बार? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises to save the other from the loss caused to by the conduct of promisor himself or by the conduct of is called contract of indemnity. दोबारा बोलो, a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of promisor himself or by the conduct of any other person is called contract of indemnity. कितनी parties? Sentence बोलो, the person who promises to make good the loss of other is called indemnity. The person whose loss is to be made good is called, देसी लैंग्वेज नहीं यूज करनी। द पर्सन हु कंपनसेट इज कॉल्ड इंडेमनिफायर, द पर्सन टू हुम कंपनसेशन विल बी मेड इज कॉल्ड इंडेमनिटी। जब मैंने जो लैंग्वेज यूज करी वही चलनी चाहिए। क्या बात क्लियर? बताओ, इंडेमनिटी होल्डर के तीन राइट्स हैं। इंडेमनिफायर से राइट टू रिकवर कॉस्ट, राइट टू रिकवर डैमेजेस, राइट टू रिकवर सम। सेक्शन 124 डेफिनेशन का है। 125 क्या इंडेमनिटी का टॉपिक बंद कर दो? समझ आ गया? दो तरह के लॉस की भरपाई कर दी। अब कौन सा आया? नोट्स में देखिए अलग से, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। प्लीज बोर्ड पे देखते रहिए। हाँ जी सर, सर जितने मर्जी डाउट पूछो। यार ये ले, गलती होगी बनाने। हाँ अब बोल। गुड डाउट, बिल्कुल सही बात है। ए और बी में क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कंसिडरेशन होना जरूरी है? मैंने भी बोला सारे एसेंशियल सेटिस्फाई होने चाहिए। अब ए बोलता है बी को, बी भाई तेरा कोई एक काम कर। बी बोला सी को, मिस्टर क्या नाम है तेरा? बी। ये सी ने बहुत तंग कर रखा है। मैं इसको थोड़ा और अच्छा एग्जांपल बना देता हूं। दरअसल हुआ क्या, ए मार्केट का प्रेसिडेंट है, ये भी दुकानदार, ये भी दुकानदार। ये दुकानदार बहुत परेशान करता है सबको। मार्केट के प्रेसिडेंट ने किसको बोला? बी को। बी, ये सी ने बहुत परेशान कर रखा है। बी थोड़ा सा जो है ना, वो थोड़ा एग्रेसिव नेचर का आदमी है। बी ये जो पंगा ले सकता है। बी तो इससे केस लड़, तेरा जो नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। अब आप बताओ, क्या बी अगर सी से केस लड़ेगा, जीत जाएगा, तो इससे सिर्फ बी को फायदा होगा या इसको भी फायदा होगा? इसको भी फायदा होगा। क्या मेरा डाउट क्लियर? ऐसे थोड़ी ना ए बी को सी के से केस लड़ने को बोलेगा, उसमें ए का भी कोई अपना फायदा होगा तभी तो बोलेगा। क्या ये एग्जाम्पल बेटर है उससे? ये समझ आ गया? या जब मैं बी को बोल रहा बी तो सी से केस लड़, तो उस केस में मुझे भी तो कोई अपना इंटरेस्ट होगा तभी तो लड़ने को दे रहा हूं। अब आपको जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें मैंने ये वाली बात नहीं बोली थी। मैंने सिर्फ इतना बोला था, ए ने बी को बोला बी तो सी से केस लड़ा, अगर वो नहीं चुकाएगा तो यही बोला। तो हमने बनाया था ना, इस पे आपका डाउट बिल्कुल जायज था कि ए को क्या मिला। मैंने इस एग्जांपल को कन्वर्ट इसमें कर दिया। अब बोलो, क्या अभी क्लियर है? किसमें? तो मतलब एक मिनट, कौन बोला मनी का है? एक मिनट। ए ने बोला बी को, बी भाई हाँ गुड डाउट, ए को कंसिडरेशन के रूप में मनी मिल रही है या मनी इन काइंड मिल रही है? सीपीटी पढ़ी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या सिखा था? कंसिडरेशन कैश भी होनी चाहिए, काइंड में भी हो सकती है। मैंने कहा पता नहीं क्या बोल दिया भाई साहब ने। कैन आई प्रोसीड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? बच्चों जो मर्जी पूछो, इंडेमनिटी जब तक तसल्ली नहीं होगी गारंटी गलत हो जाएगा। शुरू करना। आपको समझ आया गारंटी इंडेमनिटी में कुछ? कभी देखा किसी बच्चे ने इंडेमनिटी रियल लाइफ पे? कभी किसी ने नहीं भरी इंडेमनिटी? ध्यान से भरना, क्योंकि अगर आपने किसी को इंडेमनिटी बना के दी है तो वो आपसे प्रिंसिपल रिकवर करेगा, डैमेजेस और कॉस्ट भी रिकवर करेगा। क्या क्लियर? अब आई गारंटी। देखता हूं गारंटी को सबसे पहले कौन समझता है। जो गारंटी को समझेगा वो कलाकार नहीं होगा। कलाकार तो वो होगा जो इन दोनों में फर्क समझेगा। क्या बात क्लियर? लॉजिक आ गया भाई, आ गया। कौन आ गया? ए बी सी। ए बी सी किथे गए सी? जिंदगी दे मजे लैन पब गए सी। सुना नहीं गाना कभी? ये वाला बड़ा पुराना गाना हो गया।
मुझे तो एक ही लाइन याद है बस, ए बी। किसने सुना है, किसने सुना है गाना ए बी सी पे? तो दो लोगों ने सुना हुआ, बाकी गाना नहीं सुना, ये वाला पुराना गाना हो गया। आओ अब सुनो सुनो सुनो, कितनी पार्टी, 2 या 3? आवाज नहीं आई। 3 पार्टीज थी। क्लास टीचर जरा बताना दरअसल हुआ क्या? सर जी मेरा डाउट है, बी को लोन, सी, ये तीनों पक्के दोस्त, चलो दोस्तों पे बनाती है, आपके मतलब का एग्जाम्पल, दोस्त लोन चाहिए, लोन नहीं दोस्त, ए बी सी तीनों दोस्त, तीनों का बेस्ट फ्रेंड है तीनों, लेकिन तीनों का बिजनेस करने का नेचर में बड़ा फर्क है। ए पक्का मनी माइंडेड, पैसे के अलावा कोई और सोचता ही नहीं है। किसी को डाउट? बी नहीं, एग्जाम्पल दोबारा, ए को मनी माइंडेड नहीं बनाते, इधर से शुरू कर रहे हैं ना, ए को शरीफ बनाती है, कमिटमेंट का पक्का सलमान खान, मंजूर है? एक जुबान का बड़ा पक्का है, एक बार जो कमिट कर दिया फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। हाँ जी क्लास उधर चलिए। बी पक्का मनी माइंडेड, पैसे के अलावा कुछ सोचता ही नहीं, मुझे नहीं पता कौन भाई। हाँ जी, और किसी कम्युनिटी पे एग्जांपल नहीं बनाना। शाहरुख खान को कह सकते हैं? यस, मेरा डाउट। ओए सलमान खान कमिटमेंट में पक्का नहीं, सलमान खान कहां आ गया? ए कमिटमेंट में पक्का और बी पैसे का, सिर्फ पी मनी माइंडेड। सी नंबर 1 का करप्ट, किसी का पैसा बैड डेट कैसे करना है कोई सी से सीख ले। ओके क्लास ए बी सी तीनों आपके सामने हैं। सी करप्ट नंबर 1 बेटा, बैड डेट करने में माहिर, सी को लोन चाहिए, आज सी सुधर गया, ठीक है तो ना, अब नहीं करप्शन करनी, अब काम करना है। सी बी के पास आया, बी भाई पैसे बी के पास बहुत है, बी भाई 1 लाख दे दे, बिजनेस काम करना है। बी बोला देख सी तू मेरा दोस्त है, दोस्ती में पैसे की बात मत किया कर। नहीं भाई तेरे पास 1 लाख है, मुझे दे दे, मुझे बिजनेस करना है। बी बोला सी देख चला जाए यहां से, बी मनी माइंडेड है साहब, कहां से दे देगा वो? सी चला जा। सी बोला प्लीज भाई बी मुझे लोन चाहिए तू दे। कहता तेरे को लोन दे दूं? तेरे को लोन देने का मतलब बुक में लोन की एंट्री पास नहीं करना, सीधा बैड डेट की एंट्री पास करना। तूने पैसा कभी आज से पहले वापस किया है किसी का? आज से पहले वापस किया? चल निकल यहां से। बोलो सर जी मना मनी माइंडेड था। सी बोला तेरे को मेरे पे तरस नहीं आ रहा, हम दोस्त है। कहता देख दोस्ती में पैसा मत लेकर आ, तू मेरा दोस्त है, दोस्त रहे, पैसा नहीं रहा बीच में। जनाब सी उदास हो गया। सी किसके पास आया? भाई आप दे दो। ए दिल का अच्छा था, सलमान खान दिल का अच्छा था। ए बोला देख मेरे पास है नहीं, लेकिन तूने सच्ची में बिजनेस करना है, मैं बोल देता हूं बी को, मेरे कहने पे बी तेरे को दे देगा। ए किसके पास आया? बी। बी ए की इज्जत करता है क्योंकि ये कमिटमेंट का बड़ा पक्का है। ए बोला बी को दे दे यार उसको 1 लाख, बिजनेस करेगा। बी बोला नहीं भाई सी तू जानता है वो वापस नहीं करेगा। कहता दे दे यार अपना दोस्त है, 1 लाख ही तो मांग रहे, दे दे, अगर वो नहीं चुकाएगा मैं चुका दूंगा तेरे को, मंजूर है? बी बोला भाई आप रिस्क ले रहे हो बहुत बड़ा, वो पक्की बात है नहीं चुकाएगा। कहता है यार कंटिजेंसी है, नहीं चुकाएगा मैं चुका दूंगा, जा जा दे दे। क्या ए के कहने पे बी ने सी को 1 लाख दे दिया? बोलो यस या नो? अब आप बताइए अगर सी नहीं दे पाया किसको देना पड़ेगा? ए को। कोई बच्चा बोर्ड पे देख के बताएगा इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किसके बीच में बना? बोर्ड पे देखते रहना। क्या यहां पे 3 कॉन्ट्रैक्ट बने हैं? एक ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, ए ने बी को किसकी गारंटी दी? सी की। क्या बी और सी में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन बना है? आवाज नहीं आई? पक्का? कोई बच्चा बताएगा इनके बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट बना है। इनके बीच में एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, बोलने की जरूरत नहीं है। अब आपको सोचना है। सर जी सोच के बोलो, अगर सी लोन नहीं चुकाता किसको चुकाना पड़ेगा? ए भाई का जो भी नुकसान होगा किसके चक्कर में हो जाएगा? क्या बाद में ए सी से रिकवर कर सकते हैं? क्योंकि ए का कोई नुकसान होगा तो सी की वजह से होगा। सोच के बोलो, क्या ये इंप्लाइड है कि अगर ए का कोई नुकसान होगा तो किसकी वजह से होगा? सी को वो भरपाई ए को करनी पड़ेगी। क्या इनमें एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है? कौन किसको इंडेमनीफाई करेगा? सोच के बोलो। सी बाद में किसको इंडेमनीफाई करेगा? ए को, क्योंकि ए का जो भी नुकसान होगा क्या सी की वजह से होगा? नहीं समझ आया? मेरे अलावा किसी को समझ नहीं आया? शर्त लगा आ गया। इंडेमनिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी?
इंडेमनिटी की डेफिनेशन में लिखा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू save the one where one party promises to save the other by the loss caused to him by the conduct of promisor himself or by the conduct of any other person. अगर वो डेफिनेशन ये इंडेमनिटी है तो उस डेफिनेशन का कौन सा पार्ट यहां सूट करता है? यहां पे इंडेमनीफायर कौन है और इंडेमनिटी होल्डर कौन है? सोच के बोलो, क्या सी इंडेमनीफायर है? ए इंडेमनिटी होल्डर है? दोबारा बोलो, क्या सी प्रॉमिसर है? ए मानते हो? लॉस कॉस्ट अगर ए को होगा तो किसकी वजह से होगा? तो क्या मैं बोल सकता हूं लॉस कॉस्ट टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर हिमसेल्फ वाली लाइन सूट कर रही है? बोलो यस या नो। यानी इनके बीच में एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्या मेरे बच्चों क्लियर है? अब आप बताइए, यहां पे तीन पार्टी, गारंटी किसने दी? ए को बोलेंगे श्योरिटी। आवाज नहीं आई, ए को बोलेंगे गारंटी। किसके लिए दी? किसको दी? गारंटी किसके लिए दी? किसको दी? अब आप इन दोनों के नाम रखोगे, बी और सी के रखोगे। अकाउंट्स आता है, कौन किसका डेटर? सोच के बोलना, कौन किसका क्रेडिटर? सी 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 बी को अपना क्या मानता होगा? सी बी को अपना क्या मानता है? क्या सी को वापस करना है बी का पैसा? तो सी ने बोला बी तू मेरा क्या है? अगर सी नहीं देगा तो क्या ए को भी वापस करना पड़ेगा? यानी सी और ए दोनों ने पैसा देना है बी का, तो बी का नाम रख देते हैं क्योंकि बी को पैसा मिलना है, या तो सी से मिलेगा या तो सी और ए के लिए, सी और ए के लिए, दोनों के लिए मुझे आंसर चाहिए। मैंने जो डायग्राम अभी आपके सामने बनाया उसमें ए बी और सी तीन पार्टीज है। क्लास यस क्लास बिल्कुल शांत हो जाओ, 1 मिनट के लिए मैंने एग्जांपल दोबारा दिया। ए ने गारंटी दी किसको? बी को। बी सी को लोन दे दो, यदि वो लोन नहीं चुकाता तो मैं चुकाऊंगा। एग्री? बताओ, ए और सी में एक इंप्लाइड क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। अब मेरा सवाल, ए ने गारंटी दी, ए का नाम क्या रखा? श्योरिटी। गारंटी किसको दी? बी क्या बन गया? सर अब उल्टा सोचो, बी ने सी से पैसा लेना है तो बी सी को क्या बोलेगा? लेकिन बी के दो डेटर हैं, कोई सोच के बताए कैसे? पहला एक सी और एक ए है, क्या दोनों से पैसा लेना है? लेकिन पहले किससे लेना है? तो सी का नाम रख देते हैं प्रिंसिपल डेटर। एग्री? कितनी पार्टीज इसमें गारंटी में? 2 या 3? 3, ए बी सी। मेरा आपसे सवाल, अब आप लोगों को सोचना है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। गारंटी में एक इंसान दूसरे को बोलता है तीसरे की हेल्प कर दे यार, वो नहीं कर पाएगा, मैं कर दूंगा। मुझे अब आप लोगों से क्वेश्चन का आंसर चाहिए। अगर आप में से किसी को सच्ची सच्ची में समझ आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड, तो मेरी हेल्प करोगे? ये तो सिंपल सा सर डेफिनेशन चेप देंगे दोनों की, ठीक है सर। यहां पे 2 पार्टीज, यहां पे पार्टीज, यहां पे आराम से बोलना 2, यहां पे सर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे तो क्या एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा? बोलो एक ही कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक। यहां पे कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? 2 या 3? ये सर ये तो पप्पू डिफरेंसेस हो गए, ये तो बच्चा लपेटता, टीचर वाले डिफरेंसेस थोड़े ना ये। सर लॉस के बारे में बोलिए। यहां लॉस एंटीसिपेटेड होता है, कोई समझाएगा व्हाट इज एंटीसिपेटेड? पता नहीं कितना लॉस, याद करो ए बी को क्या बोलता था? बी तेरा जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई। याद करो उस एग्जांपल में। यहां पे लॉस नॉर्मली सर्टेन होता है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? सोच के देखना, अभी इस एग्जांपल को कंपेयर करना जरा। मैंने क्या बोला? क्या बी सी को बोलता है बी सी को लोन दे दे, अगर वो लोन नहीं चुकाता 1 लाख का तो उसकी भरपाई? क्या मैं बोल सकता हूं नॉर्मली यहां पे लोन, यहां पे डेट सर्टेन होगा, वहां डेट का अभी कुछ अंदाजा नहीं होगा। मेरा आपसे क्वेश्चन, अगर आपको मेरा ये वाला पॉइंट समझ आया तो मुझे एक बात का और डिफरेंस बताना आराम से। मेरे दिल में एक सवाल है बेसिकली, यार ये तो मैंने किताबों की बात करी, मेरे को यहां से समझ आना चाहिए सर। हां यहां इंडेमनिटी लगेगा, यहां गारंटी लगेगा। मैं शुरू करूं? आप में से कोई बच्चा बता पाएगा लॉस प्रॉमिसर की वजह से हुआ, क्या ये इंडेमनिटी में कवर था? लॉस किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ, क्या ये भी इंडेमनिटी में कवर था? लेकिन यहां पे सिर्फ, यहां पे लॉस अगर ए को हुआ तो बी की वजह से होगा या सी की वजह से? सी। अगर सी नहीं चुकाएगा तो कौन चुकाएगा?
अब मुझे जवाब चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी? आप रियल लाइफ में क्या लगाओगे मुझे ये बता दो। हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी? एनी बच्चा? एक बात बताओगे, क्या एबीसी वाला एग्जांपल जो मैंने दिया वो इंडेमनिटी में दिया था या गारंटी में दिया या दोनों जगह दिया? दोनों जगह दिया। अब हाउ विल यू डिफरेंशिएट कि ये एबीसी वाला एग्जांपल इंडेमनिटी का है, ये एबीसी वाला एग्जांपल गारंटी का है? आपके मुंह से सुनते हैं। हाँ बेटा, कोई बोल रहा है? यस, ठीक उठाया इसने बात। ये कह रहा सर अगर एक मिनट, अगर सी नहीं देगा तो किस गारंटी में बताना, अगर सी नहीं देगा तो किसको देना पड़ेगा? लेकिन क्या ए बाद में सी से रिकवर कर लेगा? लेकिन उसमें याद करना जरा, इंडेमनिटी में सोच के बताना। ए बी को बोलता है, बी भाई तू सी से केस लड़, अगर तू हारेगा तेरे को भरपाई। क्या ऐसे ही था? याद करो, मेरा डाउट याद है आपको। अब मान लो बी हार गया, क्या सी को ए कंपनसेट करेगा बी को? बी वही पैसा उठा के किसको दे देगा? सर ए का जो नुकसान होगा क्या ए बाद में सी से लेगा? ऐसा तो नहीं होता था वहां पे, है ना? ऐसा तो नहीं होता। एक और बात, आपको कैसे, ये तो बिल्कुल ठीक डिफरेंस उठाया इस बच्चे ने। कोई और बच्चा जो कह रहा है सर दिल से डिफरेंस ये निकलता है कि ये इंडेमनिटी है ये गारंटी है। ठीक बात बोली। क्या गारंटी में हम किसी को लोन के लिए या जॉब के लिए या उधार के लिए हेल्प करवा सकते हैं? सोच के बताना। यार इसको लोन दे दे यार, नहीं चुकाएगा मैं चुका दूंगा। क्या गारंटी का पहला एग्जाम्पल? यार इसको नौकरी पे रख ले, कोई धोखा देगा उसकी भरपाई। तीसरी बात, यार इसको उधार पे माल दे दे, नहीं चुकाएगा मैं चुका दूंगा। दीज आर ऑल गारंटी। यानी गारंटी में एक इंसान दूसरे की बेसिकली हेल्प करता है। एक और बात और बोलो। गारंटी में और बातें, मतलब कंपैरिजन करने हैं। हाँ जी बेटा, क्या गारंटी में? अच्छा, एक, हाँ ओके, मतलब गारंटी में एक जो, इसका कहने का मतलब है ए बी सी में गारंटी अगर है ना तो सी और ए में कुछ होगा ऐसा जिसकी वजह से उसकी गारंटी ले रहे। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या गारंटी में ए अपने आप चलता है या सी की रिक्वेस्ट पे चलता है? उसमें क्या थर्ड पार्टी कोई रिक्वेस्ट करती है? ए बी को बोलता है बी तू लड़ इससे केस, ये नहीं चुकाएगा, सॉरी अगर तू हारेगा उसकी भरपाई। क्या इसमें और इसमें एक फर्क ये भी है, या थर्ड पार्टी आपको रिक्वेस्ट करती है मेरे लिए गारंटी दो, यहां कोई थर्ड पार्टी आपको रिक्वेस्ट नहीं करती। बच्चे मैं तो अभी भी कंफ्यूज, जो तुझे समझ आया नहीं आया, मुझे तो नहीं आया, नहीं आया, मैं तो कंफ्यूज हूं, मुझे नहीं आया, तुझे पता नहीं कितना आया। बोल जोर से बोल। आ गया? अभी भी नहीं आया जिसको, वो मेरे जैसा। अब आप बताना, क्या मैं आपकी भाषा में दो चार एग्जाम्पल दूं? अब आप मुझे बताना, आपके फोन में कोई सीक्रेट है, कोई ऐसी फाइल है जो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, आपने अपने दोस्त को दे दी, दोस्त को बोला देख इसे आगे किसी तक मत जाने दियो बेटे, ये फाइल अगर आगे चली गई और मेरा कोई नुकसान हो गया तेरे को रगड़ दूंगा। अबे ये तो कुछ भी नहीं है, या तो खींच रहे हो, इनमें तो सेव करता दोनों में, एग्री? ये तो कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल ऐसे बनेगा, यस इंडेमनिटी गारंटी, मैं नहीं बोलता मैं किसका दे रहा हूं, आपको खुद उठाना है, मेरा आंसर देना। यार मैंने बहुत एग्जाम्पल दे दिए इनके ऊपर, अभी भी कुछ चीजों पे ना किसी के मन में कोई सवाल हो रहा है, क्या बनाऊं एग्जाम्पल, क्या बनाऊं? बैंक से लोन चाहिए, बैंक से लोन चाहिए, सोच के बोलना। मैं बैंक के कंटेक्स्ट में एग्जाम्पल बोलता, बैंक लोन दे दे। बैंक बोला अश्मीत सिंह पहले किसी को लेकर आ जो तेरे लिए, सोच के बोलना। मैं अपने दोस्त को ले गया, मेरा दोस्त बोला बैंक इसको गारंटी दे दे, ये नहीं चुकाएगा मैं चुका दूंगा। ये इंडेमनिटी होती है या गारंटी होती है? गारंटी होती है। ठीक है। एक और एग्जांपल, बैंक मेरा एटीएम का कार्ड खो गया, पासवर्ड खो गया, कह रहा तो बैंक मुझे प्लीज डुप्लीकेट दे दे, तेरा कोई नुकसान होगा क्या उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। ये क्या है? क्या मैं बोल सकता हूं इंडेमनिटी में लॉस का एंटीसिपेशन ही नहीं होता, लेकिन गारंटी में तो एक सर्टेन अमाउंट होता है। अच्छा एक और बात बताओगे, क्या इंडेमनिटी में थर्ड पार्टी कौन होगी? हो सकता है ये पता ही ना हो, सोच के बोलो। बैंक मुझे डुप्लीकेट एटीएम पासवर्ड दे दे, अगर किसी ने मेरे ओरिजिनल एटीएम कार्ड का मिसयूज किया उसकी भरपाई, हमें तो पता ही नहीं थर्ड पार्टी कौन है जो मिसयूज करेगी। लेकिन गारंटी में क्या हमें पता होता थर्ड पार्टी कौन है? यस और नो?
कौन सा सर्टेन है, किस में अनसर्टेनिटी है? इंडेमनिटी में, गारंटी में सर्टेनिटी है। बस मैं इससे ज्यादा एग्जांपल नहीं दे सकता। किसी के मन में फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज हाथ खड़ा करो, क्या पता उसका डाउट बाकियों का डाउट भी हो। जल्दी बोलो। यस, कोई जवाब दे इनको। क्या हम बच्चे के लिए गारंटी दे सकते हैं? लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, बताना क्या? ए बी सी, सी माइनर है। अब बोलो, फिर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। क्या बात सही है? ए ने बी को गारंटी दी, बी सी को 1 लाख दे दे, ये नहीं चुकाएगा, हम चुका देंगे। लेकिन इनके बीच में इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि बच्चा फिर बाद में ए को नहीं देगा। क्या बात सही है? उफ, ऐसा लग रहा है मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट पहली बार पढ़ाया आज। हाँ, क्लास कॉन्ट्रैक्ट एक टफ लॉ मानता हूं मैं, क्योंकि इसके अंदर ना बच्चों के दिमाग चलते ज्यादा है। सर ये हो गया तो ऐसा कैसे होगा, वो हो गया तो कैसे होगा। क्या समझ आया इंडेमनिटी गारंटी में डिफरेंस? तुम्हारा टाइम लगाओ, तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं तो आगे पढ़ के वाइंड अप कर रहा हूं। 13.3 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। पढ़िए, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ टू परफॉर्म दी और डिस्चार्ज दी ऑफर इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। क्लास जी पीछे बात नहीं, डाउट है भाई साहब? डाउट है पीछे? मुझसे बोलो क्या डाउट है? ओ माय गॉड, डिस्कशन चल रही थी। ओके, लाइन तो ऊपर तेरे से पूछूंगा डिस्कशन वाले। यस, मेरा डाउट आप पढ़ना जरा। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज। कोई बच्चा इसके कंटेक्स्ट में समझाएगा? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बोर्ड पे देख के, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस। कौन प्रॉमिस परफॉर्म करेगा? और डिस्चार्ज द लायबिलिटी, किसकी लायबिलिटी? इन केस ऑफ हिज। अगर सी अपना वादा पूरा नहीं करेगा, सी कोई नुकसान करेगा, उसकी भरपाई मैं करूं। क्या यही बोलना चाह रहा है एग्जाम डेफिनेशन? सर इसमें आपने एक बात देखी, डेफिनेशन में हमने बहुत स्लो पढ़ी है डेफिनेशन। उसकी डेफिनेशन में 2 तरह के लॉस थे, लॉस बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिस और लॉस बाय द कॉज ऑफ एनी अदर। बट यहां सिर्फ बार बार थर्ड पार्टी पे जोर दे रहा है। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट, अच्छा वहां पे थर्ड पर्सन नहीं था, वहां लिखा था एनी पर्सन, लॉस बाय द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, क्योंकि वहां एनी पर्सन कौन होगा? हो सकता है ये भी सर्टेन है ना हो। क्या बात क्लियर? पढ़ना जरा, डेफिनेशन क्लियर, पर्पस पढ़ता हूं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज एंटर्ड इनटू विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इनेबलिंग टू गेट लोन और ऑन क्रेडिट और एन। क्या जॉब के लिए भी गारंटी दी जा सकती है? यस, नीचे आइए। पार्टीज, कितनी पार्टीज बोलो? पहली पार्टी, द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी। द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर। द पर्सन टू हुम गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड क्रेडिटर। क्या ठीक है बच्चों? नीचे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अ पर्सन हु प्रॉमिसेस टू डिस्चार्ज अनदर्स इज कॉल्ड श्योरिटी। टिक लगा दिया। या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज, या देयर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर आर, देयर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक करो। थर्ड क्वेश्चन में देयर कॉन्ट्रैक्ट होगा या ठीक लिखे? इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी 3 आर देयर कॉन्ट्रैक्ट या देयर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट? टाइपिंग एरर है थर्ड क्वेश्चन में, देयर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ जी, क्वेश्चन थर्ड। सर क्या इसका आंसर बना ले 2 मिनट? थर्ड क्वेश्चन का आंसर बना ले, क्योंकि समझ सबको आ गया है, 1 मिनट लगेगा, बनाई थर्ड क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि 2 बार आ गया ना सेकंड और थर्ड। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बनाना। इट इज करेक्ट दैट देयर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स। इट इज करेक्ट दैट देयर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट। बेटा क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा? हाँ, इट इज करेक्ट दैट देयर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट बिटवीन surety and creditor. First between surety and creditor, which is contract of guarantee. First between surety and creditor, which is contract of guarantee. First between surety and creditor, which is contract of guarantee. Second between creditor and principal debtor,
सेकेंड बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर विच इज, बोलो बेटा, विच इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, ये कॉन्ट्रैक्ट कोई भी हो सकता है, विच इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन और जॉब, विच इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जॉब और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट. ठीक है बच्चों, विच कैन बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जॉब, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट. फुल स्टॉप. थर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन, थर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन, बोलो बेटा, थर्ड किसके बीच में? प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी. प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी विच इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, विच इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है. क्या बच्चों को ठीक है, समझ आ गया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, यस. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर 126 में कोई सवाल नहीं है किसी के मन में. मेरे मन में एक डाउट है, कोई है जो कह रहा सर पूछो, मेरे से पूछो, गारंटी में क्या पूछना है? कोई है ऐसा? समझ ही नहीं आई इसका मतलब तुम्हें? नहीं आई? कौन कह रहा नहीं आया? हाथ खड़ा करे. इंडेमनिटी में फिर भी सोच सकता हूं किसी खाते को समझ ना आयो, गारंटी तो सबको आनी चाहिए समझ, ये तो आसान है उससे. कोई है? यो, आवाज नहीं आई. यो यो, नो नो. अच्छा ये बताओ, मेरा क्वेश्चन कोई है ही नहीं सुनने वाला, टैलेंटेड आज आए ही नहीं सारे. आए टैलेंटेड? आंसर चाहिए, आंसर चाहिए. एक हो गया, कंसिडरेशन मिलेगा. ए ने गारंटी दिया बी को, सी को लोन दे दे. सर बी ने कहा ठीक है लोन दे देता हूं. बी ने लोन दिया, सी ने 1 लाख का, ठीक है. सी उसके ऊपर ब्याज दे रहा है बी को, है ना. बी ने लोन दिया, सी ने ब्याज दिया. बी और सी में तो भैया कंसिडरेशन है, एग्री? इनमें भी है. बताओ ए और सी में. अगर ए ने, मेरा डाउट ए और बी में क्या कंसिडरेशन है? इंसानियत. बिल्कुल नहीं, ठीक बोला. सेक्शन 127 बोला इंसानियत. 127 में इंसानियत नहीं लिखा, कहो तो बता दूं. 127 कहता दूसरों को देख के दूसरों की खुशी में खुश हुआ करो. मतलब श्योरिटी के लिए वही कंसिडरेशन बनेगा जो प्रिंसिपल डेटर के लिए बना. को बताएगा सी को क्या मिला? आवाज नहीं आई. सी को लोन मिला, माना यही जाएगा वो लोन सी की खुशी नहीं हुई, वो खुशी किसकी हुई? ए की हुई. डाउट हो 127 पढ़ लेना घर जाके, घर जाके, क्योंकि यहां ही नहीं. हाँ जी बोलो, क्या समझ आ गई बात? ये 127 में लिखा है कि श्योरिटी को कोई कंसिडरेशन नहीं मिलता. जो कंसिडरेशन बोर्ड पे देख के बोलो, जो कंसिडरेशन प्रिंसिपल डेटर को मिलेगा वही कंसिडरेशन किसके लिए होगा? श्योरिटी के लिए. क्या ये बात लिखवा दो नोट में, एक लाइन लिखिएगा. कहां लिख रही है? 126 खत्म हो चुका है ना. 13.3 के नीचे नोट डाल दो. एज पर सेक्शन 127, एज पर सेक्शन 127, एज पर सेक्शन 127, बताओ बेटा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? एज पर सेक्शन 127, यस, the consideration received by the principal debtor, the consideration received by the principal debtor will be equally valid. बेटा will be equally valid किसके लिए बच्चों? श्योरिटी के लिए. will be equally valid for surety. क्लास, कैन आई प्रोसीड? नीचे मूव करो 13.4 की तरफ. कैन आई प्रोसीड बेटा? 13.4. एक मिनट. डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी. जल्दी से, मैं पढ़ने को नहीं, मैं नहीं पढ़ा रहा. कैन आई प्रोसीड? जो मैं बोल रहा हूं वो तो समझ आता है ना. आपको पता है मैं डिफरेंसेस कभी भी खुद नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ बेसिस डिस्कस करता हूं. डेफिनेशन शेप दोगे? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहां दो, वहां
इधर बोलो ऑब्जेक्ट, इधर देख के बोलो ऑब्जेक्ट। इंडेमनिटी का ऑब्जेक्ट किसी की भरपाई करना होता है, उसका ऑब्जेक्टिव किसी की हेल्प करना होता है। पढ़ लो ये लाइन, यहां पे देखो ऑब्जेक्ट में अंडरलाइन करो, रीएम्बर्समेंट ऑफ लॉस। व्हाट डू मीन बाय द वर्ड रीएम्बर्समेंट ऑफ लॉस? गारंटी में देखो किसी को सिक्योरिटी देना डेट के लिए, गुड कंडक्ट के लिए, सही बात है। आप लिख सकते हो गारंटी वाले में ब्रैकेट में हेल्प, गारंटी वाले में लिख सकते हैं हेल्प। नेचर ऑफ लायबिलिटी, हां ये पॉइंट नहीं समझ आएगा, रहने दो, आ ही नहीं सकता। अब बताओ एक इंडेमनिटी में कितनी पार्टीज? अगर सोच के बोलो बी का कोई नुकसान है तो किसको देना पड़ता है? यानी ए की लायबिलिटी प्राइमरी है। अब इधर देख के बताओ, अगर ए के कहने पे बी ने सी को लोन दिया है तो प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है? सी की लायबिलिटी प्राइमरी है तो ए की लायबिलिटी। क्या बात है, आपको समझ भी आ गया। हाँ जी, अब जरा देखिए नोट्स में यही लिखा है, जरा पढ़ना। नेचर द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर इज, क्या आप मानते हैं ये बात? लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर इज, उधर पढ़ना क्या लिखता है? द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज एंड, यार ये लाइन नहीं समझे, कंडीशनल कंडीशन होती है ना कि अगर सी नहीं देगा तो मैं दूंगा। क्या बात क्लियर? कैन आई प्रोसीड? पांचवा पॉइंट, तो कोई पांचवें पॉइंट पे मूव करना चाहता हूं। कैन आई मूव? रिक्वेस्ट बाय डेटर, कौन से में आप खुद करते हैं, कौन से में आपको रिक्वेस्ट आती है? इंडेमनिटी में क्या डेटर मतलब यहां पे सी के लिए आ रहा है क्या? इंडेमनिटी में ए और बी में सी आके बोलता भाई साहब, एक खुद ही बी को बोलता बी तू टेंशन ना ले, लड़, तू हारेगा हम देंगे। वहां कोई सी आपको रिक्वेस्ट, क्या गारंटी में सी ने रिक्वेस्ट करा ए भाई प्लीज आप कहोगे तो मुझे लोन? रिक्वेस्ट कहां पे है, इसमें या उसमें? पढ़ रहे यहां पे, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंडेमनीफायर एक्ट्स विदाउट एनी रिक्वेस्ट ऑफ द डेटर। ओके, और समझ आ रही है ये बात? उधर देखो, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इट इज नेसेसरी दैट श्योरिटी शुड गिव एट द रिक्वेस्ट ऑफ, अगली हेडिंग, ये आपने मुझे बताया था पॉइंट। अगला पॉइंट बताओ क्या है? किसमें ए बाद में रिकवर कर सकता है, इंडेमनिटी में या गारंटी में? क्या ए सी से लॉस रिकवर इंडेमनिटी में करता है या गारंटी में करता है? गारंटी में। इसमें रिकवरी नहीं होती है कि जो ए को नुकसान हुआ। अगला पॉइंट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, इधर देखो इसमें कितनी पार्टीज होती है? इधर क्या दोनों मेजर होनी चाहिए? उधर आइए, वहां तीन पार्टीज होती है, कौन माइनर चल जाएगा? प्रिंसिपल डेटर, बिल्कुल ठीक बात बोली। या दोनों पार्टी मेजर चाहिए, वहां तीन में दो मेजर चाहिए, ए और बी, सी माइनर हो सकता है। क्लास एग्जिस्टिंग डेट और लायबिलिटी, किसमें डेट एग्जिस्टिंग हो सकता है और किसमें फ्यूचर होगा? सोचो, इसमें क्या लॉस का भी पता होगा या एंटीसिपेटेड होगा? लेकिन क्या लॉस सर्टेन हो सकता है? भैया 1 लाख लोन दिलवा दो, 2 लाख लोन दिलवा दो, एग्री? यहां पे लोन एग्जिस्टिंग हो सकता है बट वहां पे तो अभी एंटीसिपेटेड होगा। क्या बात क्लियर? एक और एग्जांपल दूं, क्या ऐसा हो सकता है कि बी और सी में पहले ही कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, बाद में ए आया? बी ने सी से लोन लिया था बेटा, बोलो क्या क्लियर? नहीं चुका पा रहा, थोड़ा टाइम और मांग रहा है। बी ने लोन दिया सी को, सी नहीं चुका पा रहा, थोड़ा टाइम और मांग रहा है। बी कहता टाइम दूंगा एक शर्त पे, किसी श्योरिटी को लेकर आ। सी दौड़ के किसके पास गया? भाई साहब मैंने लोन लिया था, चुका नहीं पा रहा, आप गारंटी दे दो, अगर मैं नहीं चुका पाया आप दे देना। क्या ये पॉसिबल है कि गारंटी बाद में आए, पहले से डेट कंटिन्यू कर रहा है? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? इंडेमनिटी में या गारंटी में? क्या बोलोगे इसमें ए के आने से पहले डेट एग्जिस्ट करता है बी और सी के बीच में, लेकिन इंडेमनिटी में नहीं होता। इंडेमनिटी में तो पता ही नहीं होता कि लॉस कितना हो। बोल बेटा, क्लियर या नॉट क्लियर? समझ आया? अब मैं उम्मीद कर सकता हूं गाड़ी ट्रैक पे आ चुकी है, अब आपको समझ आ चुका है इंडेमनिटी और गारंटी में फर्क। टाइम लगता है बेटा समझने में। क्या मेरा डाउट 1 मिनट में क्लियर करोगे? सब ज्यादा तो मैं देता ही नहीं हूं कभी भी। इन गारंटी की डेफिनेशन सुना दो, गारंटी की डेफिनेशन सुना दो, पार्टीज के नाम सुना दो और डिस्टिंग्विश के बेसिस सुना दो। 3 चीजें बस, बी फास्ट। मैंने 3 चीजें बोला, गारंटी की डेफिनेशन, गारंटी की डेफिनेशन, पार्टीज के नाम और डिफरेंसेस के बेसिस। Can I proceed? What is contract of guarantee?
A contract of guarantee is a contract to perform the promise of discharge the liability of a third person in case of his कितनी parties? The person who gives the guarantee is called second. Guarantee is given is called the person to whom guarantee is given is called. कितने differences हैं? क्या difference कभी एग्जाम में आया? पहले ये बताओ. एक बार आया तो 2004 में 2004 में आया था. जरा बताना डेफिनेशन. सेकंड डिफरेंस नंबर ऑफ पार्टीज नहीं है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. थर्ड ऑब्जेक्ट और पर्पस. चौथा पॉइंट हो गया नेचर ऑफ लायबिलिटी. पांचवा रिक्वेस्ट बाय डेटर. छठा रिकवरी ऑफ लॉस. सातवां कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. और आठवां आवाज नहीं आई. मैंने आपको इंडेमनिटी की डेफिनेशन लर्न करवाई थी. मैंने आप लोगों को इंडेमनिटी की डेफिनेशन की दोनों पार्टीज लर्न करवाई थी. मैंने इंडेमनिटी होल्डर की राइट्स लर्न करवाई थी. वो तीन चीजें वहां करवाई थी. गारंटी में भी मैंने तीन चीजें लर्न करवाई. गारंटी की डेफिनेशन, गारंटी की पार्टीज और डिफरेंसेस के बेसिस. क्या 6 के 6 पॉइंट सुन सकता हूं 1 मिनट के बाद? बी फास्ट. 6 बातें बोलनी है मेरे साथ. बी फास्ट. क्लास आवाज नहीं. Can I proceed? Can I proceed? जल्दी. इंडेमनिटी की डेफिनेशन, पार्टीज के नाम, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर. गारंटी की डेफिनेशन, पार्टीज के नाम और बेसिस के डिफरेंसेस. Yes. Can I proceed? जल्दी. नोट्स बंद होने चाहिए, उसके बाद सुनूंगा सबसे. प्लीज बंद योर नोट्स. आई एम सॉरी, प्लीज क्लोज योर नोट्स. यस. कैन आई प्रोसीड? बेटा जी नोट्स बंद होने चाहिए. शट योर नोट्स. बंद कर दिए? क्या हो गया भाई साहब? तुम अभी भी सो रहे हो? सुबह भी सोते हो, अभी भी सो रहे हो? नींद आ रही है? जोर से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? सेक्शन. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट. आराम से, मेरा रिदम टूट गया, मैं भूल गया. तो कमाल है यार, तुमने कंफ्यूज कर दिया. रुको मैं देख के बोल. तुम नहीं देखोगे? हाँ आ गई, याद आ गया. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज where one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of promisor himself or by the conduct of any other person. It's called the contract of indemnity. Okay. कितनी parties? The person who promises to make the good loss of other is called indemnity. The person whose loss is to be made good is called indemnity. ये सारा 124 था. 125 में इंडेमनिटी होल्डर की 3 राइट्स है. राइट टू रिकवर कॉस्ट, राइट टू रिकवर सब. क्या बात है. अच्छा, इसके बाद गारंटी. आराम से. गारंटी डेफिनेशन 120 124 डेफिनेशन ऑफ इंडेमनिटी. 125 उसकी राइट थी. 126 से गारंटी बोलो.
A contract of guarantee is a contract where one person promises to save the other from loss caused to him by the conduct of promisor himself or conduct of any other person. Great, great, great. मैं देख रहा हूं मेरे साथ साथ आप भी बोले जा रहे हो. दोबारा बोलो बेवकूफो. हाँ जी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ. ओए रुको, एक मिनट, कंफ्यूज हो रहा हूं. इसकी स्टार्टिंग कैसे, चुप, इसकी स्टार्टिंग कैसे थी? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. तो मैं क्या लगता है, मैं भूल गया था? सही है बेटे, सही है. हाँ जी, मेरा डाउट. ओके, हाँ जी, ओके. 126 इस गारंटी. 127 में मैंने बोला जो कंसिडरेशन किसको मिलेगी, जो कंसिडरेशन प्रिंसिपल डेटर को मिलेगी, वही कंसिडरेशन किसके लिए है? डिफरेंसेस में कितनी पार्टीज, 2 या 3? द पर्सन हु दिस द गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी. सेकंड, द पर्सन इज कॉल्ड, द पर्सन फॉर हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड. कितने डिफरेंसेस? पहला, दूसरा, जोर से, तीसरा ऑब्जेक्ट और पर्पस, चौथा, पांचवा रिक्वेस्ट बाय डेटर, छठा रिकवरी ऑफ लॉस, सातवां, आठवां कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, 7th पॉइंट है. 8th पॉइंट इज एग्जिस्टिंग डेट और लायबिलिटी. प्लीज शट. मेरा डाउट, क्या मेरी इतनी सी बात क्लियर है? मैं 5-7 मिनट और लूंगा इस टॉपिक को, बस उसके बाद छोड़ दूंगा आज के लिए कॉन्ट्रैक्ट. यस, क्योंकि मुझे आज दूसरे बच्चों को नेगोशिएबल खत्म कराना है. यस बेटा, ब्रेक नहीं. मेरा डाउट सुनो. 13.5 13.5 टॉपिक का नाम नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ. बेटा नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ, nature and extent of, nature and extent of surety's liability. 8:30 आया था तू? हाँ. Yes. 7:30 का आया हूं मैं तो. क्लास, मेरा फर्स्ट पॉइंट, श्योरिटीज. आपका काम है बोलना, मेरा काम है पढ़ाना. आप अपना काम करते रहो, मैं अपना काम कर रहा हूं. श्योरिटीज लायबिलिटी इज, Surety's liability is coextensive with that of principal debtor. सब बच्चों ने फर्स्ट पॉइंट देखा नोट्स पे? बच्चा, coextensive का मतलब होता है सिमिलर. अब तू मुझे बताएगा किसकी किसके जैसी होगी? क्या लिखता है लॉ मेकर हेडिंग? Surety's liability is coextensive. coextensive का मतलब सिमिलर. क्या लिखता है? Surety's liability is coextensive with that of principal debtor. सब बच्चे मुझे बोर्ड पे समझाओगे. ए ने गारंटी दी है बी को, सी को 1 लाख का लोन दे दो. बताओ सी की क्या लायबिलिटी है? 1 लाख रुपए बी को देना. सी की लायबिलिटी 1 लाख देना, ए की भी क्या होगी? 1 लाख रुपए. क्या मैं बोल सकता हूं कि श्योरिटी की वही लायबिलिटी है जो प्रिंसिपल डेटर की है? आवाज नहीं आई? सी की जितनी सी की है उतनी ही ए की है. बोलो यस या नो? श्योरिटी इज लायबिलिटी, यानी ए की लायबिलिटी इज सिमिलर टू दैट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ. अगर एग्रीमेंट साइलेंट होगा तो लायबिलिटी दोनों की बराबर है. लेकिन क्या एक्सप्रेसली बोल के लायबिलिटी को कम किया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल आप दोगे, मेरे को नहीं आता. ए ने बी को बोला बी आप सी को 1 लाख दे दो, मैं 80,000 की ही गारंटी दूंगा. लेकिन मंजूर है? ए बोला ठीक है चल तू 80 की दे दे, मैं तो सी को कितना दे रहा हूं? 1 लाख. इज इट पॉसिबल? अब इसके एग्जाम्पल में सी की लायबिलिटी बेशक 1 लाख होगी, लेकिन ए की तो कितने की है बताओ? क्या ऐसा बोलना पड़ेगा एक्सप्रेसली? आवाज नहीं आई? अगर साइलेंट रहे तो कम माना जाएगा या बराबर माना जाएगा? लेकिन बोल के कम की जा सकती है. क्या ज्यादा भी की जा सकती है? फुलिश होगा एग्जाम्पल, बेवकूफ एग्जाम्पल होगा जो ज्यादा कर रहा है. ये बोला दे दे उसको 1 लाख, वो 1 नहीं देगा हम 2 दे देंगे. ऐसा देखने में बहुत, कोई ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी तो ऐसा नहीं करेगा. सही बात है, कम तो समझ आता है लोग कर सकते हैं, लेकिन
ज्यादा तो नहीं करेंगे, ज्यादा का पॉसिबल नहीं लगता, कम का लगता है, लेकिन कम भी बेटा तब होगा जब आप एक्सप्रेसली बोलोगे, नहीं तो क्या माना जाएगा बताइए। क्या मेरे बच्चों को मेरा फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया? श्योरिटी इज लायबिलिटी को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। सेकंड पॉइंट आप समझाओगे, श्योरिटी इज लायबिलिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल। सर अगर सीनियर श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी इसलिए क्योंकि प्राइमरी श्योरिटी की नहीं होती, प्रिंसिपल डेटर की होती। कंडीशनल क्यों है? सर सीनियर अगर प्रिंसिपल लेटर नहीं देगा तो श्योरिटी देगा। क्या मेरे बच्चों को सेकंड पॉइंट भी समझ आते? थर्ड पॉइंट प्लीज आवाज से, श्योरिटी विल बी लायबल ओनली व्हेन कॉन्ट्रैक्ट विद क्रेडिटर इज वैलिड। दोस्तों बोर्ड पे देखना, बताओ कि श्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटर के साथ कौन सा वाला है? लोन का श्योरिटी हेडिंग पढ़ो दोबारा, इंटरप्रिटेशन ठीक दो। श्योरिटी विल बी लायबल ओनली व्हेन कॉन्ट्रैक्ट विद क्रेडिटर इज वैलिड। यानी क्या मैं बोल सकता हूं एक तभी लायबल होगा जब ए का कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ वैलिड हो? यानी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जरा बताना? गारंटी वाला। बोलो, अगर गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तभी श्योरिटी लायबल है। अगर इसमें कोई धोखा हुआ है तो क्या ऐसा हो सकता है बी और सी की सेटिंग हो? सोच के बोलो, क्या ऐसा हो सकता है कि बी और सी की म्यूचुअल सेटिंग हो कि चल तू एक काम कर, मुझसे 1 लाख ले ले, ए से क्या दिलवा दे? गारंटी। डन, मेरे से 1 लाख ले ले, तू 1 लाख लेके भाग जा। ऐसा हो सकता? सोच के बोलो, आधा आधा खा लेंगे तो भाग जा। मैं बोलूंगा वो तो भाग गया, मैं बाद में किससे रिकवर कर लूंगा? एक। बोलो ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्लास जी, क्या ए के साथ शांत, बी और सी की म्यूचुअल सेटिंग ठीक है, ए से गारंटी दिलवा के सी पैसा लेके भाग जाएगा, बाद में ए मरेगा, ए को तो देना ही पड़ेगा, जो फायदा होगा सी खाएगा या बी और सी मिलके खाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है? लॉ कहता है बी और सी का तो फ्रॉड है, किसके साथ? क्या इस कॉन्ट्रैक्ट का, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस ही फ्रॉड हो रहा है? बताइए, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए या वॉइड होगा? क्या श्योरिटी लायबल होगा या नहीं होगा? जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद गड्ढे में गिरते हैं। हुआ क्या, बी और सी की सेटिंग थी, सी पैसा लेके भाग गया, बी को भी नहीं देके गया, भाग गया। ए को ये बात पता लगी कि इन दोनों की सेटिंग थी, क्या ये बोल सकते तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया, मैं लायबल नहीं हूं? क्लास, अब मेरा डाउट, अगर आपको मेरी बात समझ आई हो तो जवाब देना, मैंने तो एग्जांपल ही गलत दिए, कोई बताएगा क्यों? हेडिंग में लिखा है कॉन्ट्रैक्ट विद क्रेडिटर इज वैलिड, इनके कॉन्ट्रैक्ट में वैलिडिटी होनी जरूरी है। क्या इसको पता है कि धोखा हो रहा है? चुपचाप बोलो, क्या इसको पता है कि धोखा हो रहा है? मेरा कर्सर देख के बोलो, क्या इसको पता है कि धोखा हो रहा है? क्या ये फिर भी ए को कुछ बता रहा है या साइलेंट है? सीपीटी पढ़ के आए हो, क्या बी का साइलेंस ए के सामने फ्रॉड बन रहा है? तो बी ने तो ए के साथ फ्रॉड किया है, क्योंकि बी को तो सारे फ्रॉड का पहले से पता है। क्या श्योरिटी लायबल या नॉट लायबल? सी पैसा लेके भाग गया, श्योरिटी लायबल नहीं है, तो नुकसान किसको होगा बताइए? बी को। क्या मेरे बच्चों को मेरा थर्ड पॉइंट समझ आया? श्योरिटी विल बी लायबल ओनली व्हेन कॉन्ट्रैक्ट विद क्रेडिटर इज वैलिड। मेरा पॉइंट नंबर 4 की तरफ मूव करना चाहता हूं, कैन आई प्रोसीड? श्योरिटी इज लायबिलिटी इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। बेटा बोर्ड पे देख, व्हाट इज कंटिन्यूइंग गारंटी? मैं बोलूं तो जवाब देगा कि ये स्पेसिफिक गारंटी है या कंटिन्यूइंग है। कैन आई प्रोसीड? ए बी को बोला बी, ए बी को बोला बी, सी को 10 बार गुड्स उधार पे दे दो, 10 बार, ये नहीं देगा हम दे देंगे, जाओ 10 बार दे दो, 20 बार दे दो, 100 बार दे दो। क्या अगेन हर एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं एक स्पेसिफिक है, 10 बार दे दो, 20 बार दे दो, 50 बार दे दो, 100 बार दे दो, दीज आर ऑल स्पेसिफिक गारंटीज। फिर कोई एग्जाम्पल दोबारा दे, ए बोला बी को, बी भाई सी जब भी गुड्स मांगा करे, जब भी मांगा करे दे दिया करो। बोलो ये कौन सी है, स्पेसिफिक या कंटिन्यूइंग? अब हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्पेसिफिक एंड कंटिन्यूइंग? आवाज नहीं है क्या? स्पेसिफिक में स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी दी जाएगी, ये स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूइंग में बोलो, क्या एनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी दी जाएगी? आवाज नहीं आई। अरे यार जब भी मांगे दे दियो, बोलो ये कौन सी है? आवाज नहीं आई। अरे भाई 10 बार दियो, स्पेसिफिक। मेरी खास बात पे ध्यान देना, कंटिन्यूइंग में जनाब इंसान लिमिट लगा सकता है अमाउंट पे, सुनना कैसे? अरे जितनी बार मांगे दे दियो, लेकिन 1 लाख से ऊपर मत जाने दियो कभी भी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस। कहता है ठीक है भाई, ये कौन सी है? कभी भी दे दियो, कितनी भी बार दे दियो,
कंटिन्यूइंग है, लेकिन किससे ऊपर मत जाने दियो। अब मेरी बात को सुनेंगे अब बच्चे, आंसर देना। ए ने कहा, बी ने कहा ठीक है भाई, बी ने बेटा 100 बार दे दिया, टोटल बैलेंस पहुंच गया 1 लाख। उसके बाद बी रुक गया, बी बोला भाई 1 लाख हो गया, बॉस ने कहा था 1 लाख से ऊपर नहीं जाने दे, पहले 1 लाख चुका दे फिर दोबारा माल ले जा। चुका दिया, आंसर चाहिए। क्या फिर दोबारा दे देगा माल? बोलो, क्योंकि उसने क्या बोला था, जितनी बार मर्जी दियो बट कभी भी 1 लाख से ऊपर मत जाने दियो। चुका दिया, क्या बी दोबारा लोन दे देगा बेटा? वो दोबारा माल दे देगा? इस बार 150 बार दिया 1 लाख का माल, आंसर दीजिए। क्या इसने चुका दिया, क्या फिर से दे देगा? बोलो बेटा। यानी कंटिन्यूइंग में कभी स्टॉप नहीं होता बेटा, वो तो चलता ही जाता है, ट्रांजैक्शंस की कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन स्पेसिफिक में ऐसा नहीं होता। स्पेसिफिक में मैंने बोला एक बार एक स्पेसिफिक दूंगा, क्या बात क्लियर? स्पेसिफिक 10 बार दे दो, 50 बार दे दो, 100 बार दे दो, 1 लाख बार दे दो, उसके बाद नहीं देना। अब बोलो ये कौन सी है? भाई 1 लाख बार देना, उसके बाद और बार मत देना। क्या अगेन मैं स्पेसिफिक लिमिट दे रहा हूं? यस। क्या एग्जाम्पल पूछ सकता हूं एक और? किस में आएगा बताओगे? याद रखना, अगर ट्रांजैक्शन की सीरीज हो, बहुत सारा ट्रांजैक्शन हो, आप लिमिट नहीं लगा सकते, तो वो कौन सी है? कंटिन्यू। लेकिन अगर स्पेसिफिक हो तो क्या आंसर दोगे? मैं पूछता हूं, जवाब मिलेगा। ए ने बी को बोला बैंक इसको 10 लाख का लोन दे दो, इंस्टॉलमेंट्स बना दो इसकी 5 साल की, अगर ये अपनी इंस्टॉलमेंट्स नहीं देगा मैं दे दूंगा। सोच के बोलना। इसको 10 लाख का लोन दे दो, इसके 10 लाख की क्या बना दो? किस्तें। हिंदी में बोलो इंस्टॉलमेंट्स बना दो। ये अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं देगा मैं दूंगा। सोच के बोलो। क्या इंस्टॉलमेंट्स की कोई सीरीज है? ये एक स्पेसिफिक होंगी, 10 इंस्टॉलमेंट्स होंगी, 50 इंस्टॉलमेंट्स होंगी, या 100 इंस्टॉलमेंट्स होंगी, या 1000 इंस्टॉलमेंट्स होंगी? क्या एक लिमिट है? बोलो। तो सब ये स्पेसिफिक होना चाहिए या कंटिन्यू होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। अब मैं एग्जांपल दोबारा दूं, इसी को दोबारा बनाऊं, कंटिन्यू में बना दूं। बैंक इसको 10 लाख का लोन दे दे, इसको लोन दे दे जितना ये मांगे, जितना लोन ये मांगे दे दे, लेकिन कभी लिमिट 10 लाख से ऊपर मत जाने दियो। एक बार 10 लाख दे दे, चुका देगा, दोबारा दे दे, दोबारा चुका दे, तीसरी बार दे दे। सर क्या समझ आया व्हाट इज स्पेसिफिक एंड व्हाट इज कंटिन्यू? क्लियर? क्या मैं बोल सकता हूं कौन सी श्योरिटी के लिए ज्यादा खतरनाक है? कंटिन्यू में सब बहुत लंबा ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। क्या बात क्लियर? आपको समझ आ गया स्पेसिफिक और कंटिन्यू? कैन आई प्रोसीड? मैं अभी कंटेंट नहीं पढ़ रहा, मैं आगे बढ़ता हूं, बस बताइए। श्योरिटीज लायबिलिटी इन केस ऑफ को श्योरिटीज नहीं मैं अभी पढ़ा रहा, बस ये वाला पेज खत्म करना मेरा टारगेट था, मैंने कर दिया। वो वाला पॉइंट आगे पढ़ाऊंगा। पढ़ा दूं? ले पढ़ा दी। अरे नहीं पढ़ा रहा, नहीं पढ़ा रहा, नहीं पढ़ा रहा। एक मिनट क्लास, क्या ऐसा हो सकता है 2 श्योरिटीज हो? क्या ऐसा हो सकता है 2 श्योरिटीज हो? जोर से बोलो। क्या ऐसा हो सकता है 2 श्योरिटीज हो? बोलो। आवाज नहीं आई? अगर श्योरिटी 2 है, ए और ए डैश दोनों ने मिलके बोला बी भाई सी को 1 लाख रुपए दे दे, ये नहीं चुकाएगा, हम दोनों इक्वल रेशियो में चुकाएंगे, इन्हें क्या बोला जाएगा? को-श्योरिटीज। क्लास जी सीपीटी पढ़ी हो तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इन्हें ज्वाइंट प्रॉमिसर्स बोलेंगे। इसने नहीं चुकाया, क्या इन दोनों को आधा आधा चुकाना पड़ेगा? बी ने बोला ए को ला 1 लाख लेकर आ। सोच के बोलना, ए 1 लाख लेके जाएगा या अपना हिस्सा 50,000 लेकर? ज्वाइंट प्रॉमिसर्स में बताया था दे आर ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल। अगर बी ने बोला ला 1 लाख दे, ए दे देगा, क्या बाद में ए से रिकवर कर लेगा? क्या ऐसा भी हो सकता है बी इन दोनों से 50-50 ही ले? क्या ऐसा भी हो सकता है किसी एक से 1 लाख ले ले? ये है को-श्योरिटीज। बोलो क्लियर या नॉट क्लियर? मेरा डाउट, क्या मेरा ये वाला पॉइंट समझ आ गया? लास्ट पॉइंट है, कहोगे तो बता दूंगा, नहीं कहोगे तो रहने दो। 1 मिनट, जाने को तो मैंने कहा ही नहीं है, जाने को तो मैंने कहा ही नहीं है। आराम से नोट्स पे देखो, मेरे 5 पॉइंट जो इस पेज पे थे मुझे वो लर्न करने, बोर्ड पे देखो। अंदर का कंटेंट तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। मेरे साथ फर्स्ट पॉइंट पे ध्यान दो, श्योरिटीज लायबिलिटी इज कोएक्सटेंसिव विद दैट ऑफ this section describe the extent of sureties and call it to be coextensive with that of debtor. A surety can't agree to be liable. A surety can't agree to be liable as surety for an amount. क्या मैंने मना किया था ज्यादा तो नहीं होगा? आगे पढ़ना, but he may by a term in the contract keep his liability below the level of debtor's liability. बोलो yes या no? ज्यादा नहीं करेगा, कम कर सकता है। Surety's liability is secondary and conditional. The liability of principal debtor is primary, and that of surety is
सेकेंडरी। आगे पढ़िए, द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज कंडीशनल। बेटा वाई? बिकॉज श्योरिटी इज लायबल टू द क्रेडिटर ओनली व्हेन प्रिंसिपल डेटर मेक्स। क्या समझ आ गई बात? तीसरा कौन सा था? श्योरिटी विल बी लायबल ओनली व्हेन कॉन्ट्रैक्ट विद क्रेडिटर इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन श्योरिटी एंड क्रेडिटर इज कॉज्ड बाय और मिस रिप्रेजेंटेशन। कोई बच्चा बताएगा मेरे एग्जांपल में क्रेडिटर ने फ्रॉड किया था या मिस रिप्रेजेंट? क्रेडिटर ने बोल के फ्रॉड किया था या चुप रह के फ्रॉड किया? याद है? मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं बोला, मैंने फ्रॉड सिखाया था। देन इट शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ। क्या वॉइडेबल का मतलब अगर श्योरिटी प्रूफ कर देगा कि धोखा हुआ है तभी वो वॉइड होगा, अगर वो प्रूफ नहीं कर पाया तो वैलिड हो जाएगा। याद है मैंने बोर्ड पे वॉइड लिखा था? मैंने वॉइड इसलिए लिखा था क्योंकि मैंने बोला था कि ए ने प्रूफ कर दिया कि इन दोनों ने मेरे को धोखा दिया, प्रूफ करना पड़ेगा तभी वो वॉइड होगा। क्या बात क्लियर? अभी वो वॉइडेबल है। हिंदी में बोलोगे वॉइडेबल का मतलब होता है वॉइड है, ये वॉइड हो सकता है, पहले आपको प्रूफ करनी पड़ेगी ये बात। अगला वर्ड बताओ क्या आया? श्योरिटी इज लायबिलिटी इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। श्योरिटी इज लायबिलिटी गेट एक्सटेंडेड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या मेरे बच्चों क्लियर? लास्ट पॉइंट, श्योरिटी इज लायबिलिटी इन केस of presence of co-sureties, the total liability is shared by each co-surety equally as far as। इसलिए बोला क्योंकि रेशियो चेंज हो सकती है, अगर साइलेंट होगा तो रेशियो इक्वल मानी जाएगी। बोलो बेटा क्लियर या नॉट क्लियर? चलो बेटा आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं कॉन्ट्रैक्ट में। विल हैव अ ब्रेक ऑफ सम टाइम, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। चलिए यस, नेगोशिएबल का जो बैलेंस पोर्शन है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं।